हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हम सफर जगजोत सर आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं यहां पे लेक्चर नंबर 2 लेके यकीन 5.0 में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर। सो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही जरूरी है कि हम लोग बेसिक से इन चीजों को कवर करें, इसलिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सारी बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने चार्जेस के बारे में समझ लिया था कि चार्ज रियलिटी में होता क्या है, चार्ज कैसे किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हम लोगों ने चर्चा की थी प्रोटॉन्स के बारे में। हमने देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ओवरऑल देखा जाए, किसी भी बॉडी को अगर ओवरऑल देखा जाए, तो वो यूनिवर्स में न्यूट्रल की तरह एक्ट करती है, एक न्यूट्रल बॉडी की तरह एक्ट करती है, अगर उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट ना किए हों। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ना लिए हों, और अगर इलेक्ट्रॉन ना दिए हों, क्योंकि इन जनरल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हाँ, अगर एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसी किसी बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन खींच लेते हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, इसमें उसका मास भी घट जाता है। बट व्हेन आ बॉडी टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, जब वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को खींचती है, लेती है, एक्सेप्ट करती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो बॉडी न्यूट्रल। बट हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो चार्ज नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घट जाए तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। ये प्रोसेसेस हम लोगों ने देखी थी, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय रबिंग मेथड हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था द फेमस कूलम्स लॉ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी के हैं, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। और जो फोर्स है उनके बीच का, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो एक ही फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जो कूलम्स लॉ है उससे। कूलम्स लॉ में जो हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है, वो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। चार्जेस को दूर ले जाओगे फोर्स घट जाएगा, चार्जेस को पास ले आओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। अब आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। जो फॉर्मूला हम लोगों ने चर्चा की थी वो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अगर मैं रिकैप की टर्म में फटाफट वो एक बार फॉर्मूला आपको लिखवा दूं, तो फॉर्मूला क्लियर है कि जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। हमने इन दोनों को कंबाइन किया था। हमने जो फॉर्मूला लास्ट में देखा था वो था F इजिकल्स टू के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना। यहां पे अगर हम K की बात करें, हमने डिस्कस की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां ये वैक्यूम में कंसीडर किया जा रहा है, अदरवाइज यहां K की जगह K डैश हो जाता था, और K डैश जो होता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था। ये हमारी वैक्यूम की परमिटिविटी होती थी, ये वैक्यूम के लिए थी, परमिटिविटी का फॉर्मूला था वैक्यूम के लिए। ये मीडियम के लिए परमिटिविटी थी, और हम लोग ये भी जानते हैं जो परमिटिविटी होती है मीडियम की वो वैक्यूम से ज्यादा होती है। हमने इसके रेशियो पे भी चर्चा की थी, इसी के रेशियो को हमने एप्सिलॉन आर कहा था। ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस की गई थी। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जो रेशियो है। ये हमें आइडिया देती है कि अगर हम चार्जेस को किसी अलग मीडियम में ले जाएंगे तो फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा। किसी अलग मीडियम में ले जाने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे फर्क पड़ता है, वो घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मीडियम है उसके गैसेस क्या होने लग जाते हैं, इंडक्शन की वजह से कुछ चार्ज डेवलप करने लग जाते हैं। तो ओवरऑल दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में ले जाएं तो डेफिनेटली वहां पे उनके बीच का फोर्स इतने टाइम कम हो जाता है। ठीक है। अगर पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर किसी और मीडियम का ले लेते हैं, मान लो कोई नया मीडियम, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम एप्सिलॉन आर कह रहे हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी इसी को कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर लिख रहे हैं, अगर किसी मीडियम की वो है 5,
तो फोर्स कितना हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि यही हम लोग जो हम देखते थे एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेम एज फोर्स इन वैक्यूम, उल्टा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, दिस इज एप्सिलॉन आर। ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। फोर्स वैक्यूम में मैक्सिमम लगता है, मीडियम नहीं होगा ना अगर चार्जेस के बीच में, फोर्स वहां मैक्सिमम लगेगा। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दो चार्जेस में ब्रेक कर दें, अगर किसी एक चार्ज को तोड़ दें दो टुकड़ों में और किसी एक दूरी पर रख दें, तो वो टुकड़ों का रेशियो क्या हो, चार्जेस का रेशियो क्या हो कि फोर्स मैक्सिमम हो। हमने पढ़ा था 1:1, यानी कि चार्ज को इक्वल भाग में बांटना चाहिए। अगर हम किसी दूरी पे रख रहे हैं, किसी डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो ऐसे में उनके बीच का जो फोर्स होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये जस्ट क्विक रिकैप है, जस्ट मैं एक बार समझाना चाहता था क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या क्या हमने चर्चाएं की थी। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि दो फोर्सेस, ज्यादा फोर्सेस हो तो क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सवाल ही तो एग्जाम में आते हैं और सवाल ही सबसे जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूं लास्ट का लेक्चर आप रिवाइज करके आए हो ना अच्छे से रिवाइज, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्सेस ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, जो कि सिंपली ये कहता है अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं, मतलब मल्टीपल चार्जेस की अगर हम बात करें, लेट अस से यहां पे कोई चार्ज है Q1, यहां पे कोई चार्ज है लेट अस से Q2, यहां पे कोई चार्ज है लेट अस से Q3, यहां पे कोई चार्ज है लेट अस से Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना। यहां पे मान लेते हैं Q5। तो ये पोजीशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स देखना है, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, किसी भी एक चार्ज को देख लो, सभी चार्जेस देख रखे नजर आ रहे हैं आपको, मैंने 5 लिए, आप ऐसे 50 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, जितने मर्जी लो, n नंबर ऑफ चार्जेस ले सकते हो, जितने लेना चाहो ले लो। मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, हमें गिनती में नहीं आ रहे, हमने बहुत सारे ले लिए, मान लेते हैं Qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो n यहां पे मैंने नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, बहुत सारे अपने पास। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, मान लो आपका मन कर रहा है मुझे Q1 पे नेट फोर्स निकालना है कि Q1 के साथ क्या हो रहा होगा। क्या ये चार्जेस सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे? बिल्कुल। क्या ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल? ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, हाँ, हम सिर्फ इतना जानते हैं, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता है, इनके बीच की दूरी R12 है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी पता है, इसको R13 लिख दिया, इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने R14 लिख दिया, इन दोनों के बीच की दूरी को R15, और ऐसे ही सारे चार्ज पार्टिकल्स के लिए करेंगे, तो मैंने इसको R1n कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे नेट फोर्स अगर Q1 पे निकालना है, तो मुझे सारे फोर्सेस निकालने हैं जो Q1 पे लग रहे हैं। अब नेट फोर्स जो Q1 पे है वो इन दोनों के बीच के फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं फोर्स Q1 पे निकाल रहा हूं कि Q1 के साथ क्या होगा, तो मुझे इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर नेट फोर्स Q1 पे निकाला जा रहा है, तो बाकी चार्जेस का वहां पे आपस में जो फोर्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। जैसे कि सीधी सी बात है, आप हो, ये है ना, ये आपके परिवार के मेंबर्स हैं, मम्मी हो गए, पापा हो गए, बड़ा भाई हो गया, छोटी बहन हो गई, सारे हो गए, है ना। तो मम्मी भी आपसे प्यार करती है, पापा भी आपसे प्यार करते हैं, छोटा भाई भी प्यार करता है, छोटी बहन भी करती है, बड़ा भाई भी करता है, पूरा सदस्य, दादा दादी सब प्यार कर रहे हैं आपसे। तो आप ये देख रहे हो आपको कौन कौन प्यार कर रहे हैं। आपको उससे ये मतलब नहीं है कि भाई और बहन में कितना प्यार है, मम्मी छोटी बहन को कितना प्यार कर रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना प्यार मिल रहा है, तो आप परिवार के हर सदस्य से जो मिल रहा है आपको, वो प्यार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहां पे भी अगर नेट फोर्स Q1 पे चाहिए, तो हम कह सकते हैं, बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट फोर्स ऑन Q1 विल बी इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट, ये किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस बिटवीन अदर चार्जेस। यानी कि बाकी चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, Q2 और Q3 के बीच में क्या लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Q2 और Q5 के बीच में क्या लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नेट फोर्स Q1 पे निकालना है। हाँ, अगर मैं नेट फोर्स Q3 पे निकालता, तो सभी का फोर्स Q3 पे चेक करता, फिर Q1 Q2 में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 और Q5 में क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये आप याद रखना, नेट फोर्स अगर हम किसी चार्ज पे निकाल रहे हैं, मान लो Q1 पे निकाल रहे हैं, मैंने एक तो कोई तो उठाना पड़ेगा, मैंने Q1 मान लिया, तो बाकी चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट मे बी simply calculated using superposition. It may be simply calculated using superposition. यानी कि यहां पे सुपरपोजिशन का मतलब एक्चुअली सिंपल वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन। यहां वेक्टर एडिशन भी कैसे, अगर हम नेट फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, नेट फोर्स ऑन कौन सा चार्ज, चार्ज 1, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ नेट 1 का मतलब है नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। अगर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे चाहिए होगा पहले चार्ज पे सेकंड वाला चार्ज क्या फोर्स लगा रहा है, यानी कि Q2 और Q1 में क्या लग रहा है। मान लो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा F12। मान लो ये एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा F13। ये सारे वेक्टर्स हैं। मान लो यहाँ पे 4 और इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है F14। मान लेते हैं 5 और इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है F15। तो यानी कि मुझे इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, जो भी फोर्स पहले वाले चार्ज पे लग रहे हैं। सेकेंड वाला चार्ज फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, थर्ड वाला चार्ज भी फर्स्ट वाले पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही फोर्थ वाला चार्ज भी लगा रहा है। करते करते सारे चार्जेस का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। सवाल क्या आ सकता है ये जरूरी है। सवाल एक तो न्यूमेरिकल टर्म आ सकता है, देखो न्यूमेरिकली कैसे सवाल आ सकता है वो तो अभी हम करेंगे कि कैलकुलेशन बेस कैसे आ सकता है। थ्योरेटिकल सवाल क्या पूछ सकता है, सर यहाँ थ्योरी वाला कोई सवाल बन सकता है। थ्योरी वाले सवाल में यही पूछता है कि भैया हम नेट फोर्स इस पे लगा रहे हैं तो इन दोनों के बीच के फोर्स से कुछ फर्क पड़ेगा, तो हमने क्लियरली मेंशन कर दिया अगर नेट फोर्स इस पे लगा रहे हैं तो इन दोनों के फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। अगर मैं नेट फोर्स इस पे लगा रहा हूं तो इन दोनों के बीच के फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप किसी चार्ज पे नेट फोर्स लगा रहे हो तो आपको बस उस चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उस पर चर्चा करनी है, बाकी चार्जेस की फोर्स के बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में क्या लग रहा है बाकी चार्जेस के बीच में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आती है अच्छी तरीके से। सो ये हो गया हमारा जस्ट थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन, यहां पे सब कुछ लिखा भी गया है। The force on any charge due to the number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। तो यानी कि एक बार पहले मैंने सेकंड चार्ज का फोर्स निकाला, एक बार थर्ड का, एक बार फोर्थ का, सबका अलग अलग फोर्स निकाला और सबको ऐड कर दिया। वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर की तरीके से ऐड करना, सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होगा, डायरेक्शन के साथ वेक्टर एडिशन करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे। मान लो अगर हम सीधी सी बात करें, दो फोर्सेस हैं, यहां पे कुछ कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश की गई है, तो आपको एक चीज बता देते हैं। मान लो दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनका वेक्टर एडिशन आप जानते हो, और दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों कैसे लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट सिंपली F1 प्लस F2 हो जाएगा, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट सिंपली F1 प्लस F2, वहां वेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सेम डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। वेक्टर्स में यही होता था, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में, सिंपली मैग्नीट्यूड को जोड़ दो। तो अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं F1 और F2 तो नेट फोर्स का फॉर्मूला F1 प्लस F2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और वहीं अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, F1 और F2 बराबर हो जाए, अगर F1 और F2 बराबर हो जाए F के, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा 2F। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड कभी नहीं आ सकता वेक्टर्स में। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स का मिलता है वहां F1 प्लस F2। हाँ, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगले केस में अगर मैं ध्यान से देखूं, अब एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, यानी कि अब मुझे यहां नजर आ रहा है कि ये फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक से दूसरी डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक कोई राइट साइड लग रहा है, एक लेफ्ट साइड लग रहा है। तो ऐसे में नेट फोर्स निकालने के लिए हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो। और अगर दोनों बराबर है, भाई मैं कहूं 10 न्यूटन यहां लग रहा है, 10 न्यूटन यहां लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अगर वो बराबर हुए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो ना, ये तो आप पहले भी करते हो, लॉज ऑफ मोशन में भी कर चुके हो। अगर एक यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है और यहां लग रहा है 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, राइट साइड हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 न्यूटन राइट साइड। अगर दोनों बराबर कर दूं 10 और 10 तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इनके बीच में कुछ एंगल हो जाए, ये हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, दो फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल मिल जाए F1 और F2,
इनके बीच में कुछ एंगल हो, दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इनका, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे हम। यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, ये एक वेक्टर होगा जिसको मैं लिख सकता हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन, सिंपल। तो यहां से अगर इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या मैग्नीट्यूड आता था एफ नेट का, क्या आपको याद है? क्या वेक्टर्स थोड़ा थोड़ा याद है, भूल तो नहीं गए ना? याद है ना अच्छे से? ये पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने? मैंने नहीं भी पढ़ाया तो आपने तो पढ़ा होगा। कई बच्चे नए हैं यहाँ पे, जो पुराने हैं जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से मुझे देखा है, उनको याद होगा मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। बहुत आसान होता है। क्या होता है? सिंपली यहां से लगेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 और F2 कॉस थीटा। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये सिंपली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहाँ पे वेक्टर क्या है? फोर्सेस हैं, यानी कि अगर दो फोर्स, एक इधर की तरफ लग रहा हो, एक इधर की तरफ लग रहा हो, तो उसके बीच का रिजल्टेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये याद रहेगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए, अगर इफ लिख रहा हूं मैं, इफ F1 और F2 बराबर हो जाए और इसकी वैल्यू मैं F दे दूं, ऐसे केस में नेट फोर्स कितना आ जाएगा? सोचो, ऐसे केस में नेट फोर्स कितना आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F स्क्वायर। F1 F2 को 2 हम 2 टाइम्स F स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है ना? यहां से F स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में बचेगा आपका 2 को भी आप अगर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है ना? यहाँ पे 2 को भी कॉमन ले सकते हो और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। और यहां पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो cos थीटा बाई 2 का, इसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हो 2f cos थीटा बाई 2। आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं इन शॉर्ट, अगर जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक है ना? ये आया कहां से फॉर्मूला? cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वहां से आया है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख सकते हो, यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला आया है 2f cos थीटा बाई 2, ये कहां यूज कर सकते हो? ये एफ नेट निकालने के लिए यूज कर सकते हो, पर तब जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस अलग अलग डायरेक्शन में हो। दो फोर्सेस इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, वहां पे इसको आप इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पे क्या फायदा होगा? जब हम लोग सुपरपोजिशन करेंगे तो दो से ज्यादा फोर्सेस किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रहे होंगे, तो उसका रिजल्टेंट जल्दी निकल जाएगा भाई। जस्ट रिकैप है वेक्टर का, याद आ रहा है ना? ये ऐसी चीजें पड़ी होती है ना, ये जस्ट रिकैप है। सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनमें कोई जनरल कोई एंगल हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पर ये तब लिख सकते हैं जब फोर्स दोनों बराबर हो। नहीं बराबर हो तो ये यूज कर लो, नहीं बराबर है तो ये यूज कर लो। देखते हैं जरा यहां पे, अगर हम ध्यान से देखें डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे लगाएंगे हम लोग, नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे देखेंगे, इस पे भी चर्चा करते हैं। जैसे देखो यहां ध्यान से देखो, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू। आपने एक चार्ज यहां कंसीडर कर लिया प्लस क्यू, एक यहां कंसीडर कर लिया। तीसरा चार्ज सबसे ऊपर देखो आप, मान लो यहां तीसरा चार्ज है आपका, ठीक है ना? कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। अब अगर मुझे नेट फोर्स इस पे देखना है तो मुझे एक एक करके देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक करके देखना है। अगर नेट फोर्स इस पे चाहिए, आप इसको कुछ नाम दे दो, इसको बोल दो ए बी और सी, है ना? नेमिंग करने से ना क्या होता है, आसान हो जाता है। भाई हम लोगों के भी तो नाम रखे गए हैं, अदरवाइज अगर हमारे नाम ना होते तो हम किसी को कैसे बुलाते? तो वैसे ही यहां पे भी नाम दे दोगे तो आसान हो जाएगा। तो आप देखो, आपको नेट फोर्स अगर ए पे निकालना है, सपोज हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, और किस पे निकालना है? ए पे निकालना है। तो एक एक करके देखो। अब आप देखो बी ए पे फोर्स कहां लगाएगा? ए पे फोर्स देखना है, बी पे नहीं, ए पे देखना है। नेट फोर्स ऑन ए, यानी कि बी ए को क्या करेगा? अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन करेंगे, यानी कि बी की वजह से ए को एक धक्का मिलेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा, यानी कि बी की वजह से ए को यहां पे एक फोर्स मिलेगा। यू कैन से दैट दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सॉरी, ए पे फोर्स देख रहे हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसको आप बोल सकते हो, हमें ए पे फोर्स चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इजिली देख सकते हो। ऐसे ही यहां पे सी भी ए पे फोर्स लगा रहा होगा, आप इसको लिख सकते हो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। एफएसी का मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सी भी ऐसी फोर्स लगा रहा होगा। मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप
ये साइड आपकी ए है, ये वाली साइड भी आपकी ए है, ये वाली साइड भी आपकी ए है। तीनों साइड अगर आपकी ए है तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहां पे एफ ए बी और एफ ए सी सेम होंगे। क्यों? अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो आप एफ ए बी और एफ ए सी को सेम लिख सकते हो, यानी कि यहां पे सेम क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज वही है। इन दोनों का प्रोडक्ट करो क्यू स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करो क्यू स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। इन दोनों में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स ए पे देख रहे हो, ए पे, तो बी और सी में क्या हो रहा है इससे अपने को फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा ना। अब अच्छा, एफ ए बी और एफ ए सी क्या होगा सोचो, के टाइम्स क्यू स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सिंपल, यही फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, के टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जिसको आप थोड़ी देर के लिए एफ लिख दो और बाद में इसको डाल देना। अब आप ये देखो इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों फोर्सेस के बीच में आराम से देख सकते हो। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन रहा है बेटा? सोचो, ये तीनों एज लेंथ सेम है तो ये एंगल 60 होता है, ये 60 और ये भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ये तीनों एंगल बराबर होंगे, 60 60 60। तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे ना, ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो दो फोर्सेस हैं एक तरीके से, मेरे पास एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, दोनों को एफ एफ लिख देता हूं, एक एफ ए बी था, एक एफ ए सी था, और इनके बीच का जो एंगल है वो अपना थीटा 60 डिग्री हो गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? याद है, नेट फोर्स बिल्कुल बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं। रिजल्टेंट के बीच में आ जाएगा, एग्जैक्टली एफ नेट आ जाएगा। और कितना आ जाएगा सोचो, क्या फॉर्मूला था? 2f cos थीटा बाई 2, यानी कि यहां से आ जाएगा 2f cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, √3/2। तो क्या यहाँ f√3 आ जाएगा, है ना? और f की वैल्यू आप चाहो तो यहां से डाल सकते हो, तो यहां से आ जाएगा √3kq²/a²। इस तरीके से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पे जो पहला केस था, पहले केस में मेरे तीनों चार्जेस लाइक चार्जेस थे, तीनों पॉजिटिव थे। ठीक है ना? तीनों चार्जेस पॉजिटिव थे। तो आप देख सकते हो पहले केस में आप आराम से देख सकते हो, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और नेट फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो आ गया था √3f। ठीक है ना? 2f cos थीटा बाई 2, और थीटा यहां 60 डिग्री था, cos 30 √3/2 हुआ। 2 ने 2 को यहां पे कैंसिल कर दिया, तो आपको f√3 फाइनल जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगले केस की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, चलो नीचे वाले पे आते हैं सवाल पे, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, अनलाइक चार्जेस। क्या फर्क आया बेटा? ये दोनों चार्जेस अभी भी बराबर है, मैं अभी भी इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस a ले लेता हूं जैसे पहले लिया था। क्या डिफरेंस आएगा आप सोच सकते हो? सोच लिया है आप लोगों ने क्या डिफरेंस आएगा इस केस में? क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी भी नेट फोर्स मुझे ए पे ही निकालना है। मान लो ये ऊपर वाला चार्ज है ए, ये चार्ज है बी, ये चार्ज है सी। अभी भी नेट फोर्स मुझे ए पे निकालना है। तो आप क्या कह सकते हो सोचो। अब आप कहोगे सर ए को ध्यान से देखो जरा, ए पे ये वाले चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, बी को अपनी तरफ खींचेगा, है ना? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये खींचेगा। और सी भी अपनी तरफ खींचेगा, है ना? सी भी अपनी तरफ खींचेगा। दोबारा से सेम चीज है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, तो ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा। और अगेन ये तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे पहले की तरह। तो इस केस में फर्क क्या आया? नेट फोर्स नीचे आ जाएगा ऊपर की जगह बस। अब जो नेट फोर्स पहले ऊपर की तरफ गया था, अब वही नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। आंसर अभी भी सेम आएगा, नेट फोर्स अलग नहीं आएगा। अभी भी अगर आप एफ नेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे एक फोर्स यहां लग रहा है एफ, एक फोर्स यहां लग रहा है एफ, तो इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा एफ नेट। और दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दी है, तो नेट फोर्स अभी भी वैसे ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यही सेम √3, ठीक है ना, √3kq² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ए स्क्वायर। बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, नेट फोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। ठीक है, सो यहां से आप देख सकते हो कैसे हम फोर्सेस के साथ डील करेंगे। सुपरपोजिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। आप लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं, जो अच्छी आदत है, जो एक अच्छा नीट का स्टूडेंट है, जो अच्छे से करना चाहता है, वो एक बार क्लासरूम के बाद इधर उधर बुक खंगालने से पहले एनसीईआरटी को जरूर देख लेता है कि एनसीईआरटी का मैं मिस नहीं कर रहा कुछ,
ये आप जरूर देख लिया करें, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं एनसीईआरटी के टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ कवर कर लेते हैं, बट एक लैंग्वेज होती है ना एनसीईआरटी की, जैसे एग्जाम्पल्स में लिखी होती है, ऐसी मैंने देखा है कई बार नीट के एग्जाम में वैसी ही लैंग्वेज, वैसी भाषा का इस्तेमाल कर लेता है। तो भैया भाषा को समझना है तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस कर लेना। मैं थ्योरी नहीं कहता कि ज्यादा पढ़ो, थ्योरी जहां जरूरत होती है मैं आपको खुद ही यहाँ लिखवा देता हूँ, बट एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कोशिश करो कि वो जरूर करने हैं। इन चैप्टर एक्सरसाइज भी करो और एग्जाम्पल्स भी करो, इतना जरूर कर लो, ठीक है ना, करना चाहिए। ओके, सो आप घर पे जब ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे उसके बाद एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे जहां सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कंसिडर 3 चार्जेस, यहाँ पे जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, तो तीनों चार्जेस बराबर हैं एट अ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L। सो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं इस तरीके के जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में है और कंफ्यूज कम होना चाहते हैं, तो जैसी पहली लाइन पढ़ी उसको डायग्राम की फॉर्म में बना लिया करें। देखो यही सबसे अच्छा तरीका, आप डायग्राम बना देंगे ना तो चीजें सामने आ जाएंगी, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जैसे कि आपको कोई कहानी सुनाऊं या फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊं, आप क्या प्रेफर करेंगे, आपको कब फील आएगा। मैं कहानी सुना रहा हूं, एक शेर थी, एक बकरी थी, एक शेर थी जिसके एक कान बड़ा था, एक छोटा था, इतनी दाढ़ी थी, बोलने से क्लियर नहीं होगा। जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आप कहोगे हाँ सर वीडियो दिखाओ, मजा आएगा। ऐसे ही देखने से ना चीजें इजी हो जाती हैं, आसान विजुअलाइजेशन हो जाता है, समझ में आने लगता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, जैसे ही आपने पहली लाइन पढ़ी डायग्राम के फॉर्म में उसको नोट कर दो, तो आपके ना जो आपको कई बार हो सकता है क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, जब आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हो ना आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डायग्राम से दुनिया जो है ना वो ज्यादा क्लियर नजर आने लगती है। जो सवाल की दुनिया है, यहाँ पे जो सवाल की फॉर्म में पूछा गया है वो ज्यादा अच्छे से नजर आता है। अब देखो मैं आपको डायग्राम बनाता जाऊंगा, साथ साथ आपको शायद क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। पहली लाइन जो हमें दी है उसको डायग्राम की टर्म्स में नोट कर ले। यहाँ पे Q1, Q2, Q3 चार्ज बोले उसने, बट ये बोल दिया तीनों चार्ज Q के बराबर है, बोल दिया ना, तो मैं 3 चार्ज बना देता हूँ यहाँ पे, Q, Q और Q। ट्राइंगल की कुछ नेमिंग नहीं दी तो हम अपने लिए ले लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। हम इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, C बोल देते हैं, ABC, ठीक है ना। यहां तक हम लोगों ने बना दिया, और ट्राइंगल की जो साइड है वो L दे रखी है, ये लेंथ L, तो ये सारी लेंथ L, और हमें पता है भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो तीनों लेंथ मेरी L हो जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है, कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां पे कह रहा है कि अगर इसके सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड का मतलब है आप देख सकते हो यहां से जो दूरी होगी, यहां से जो दूरी होगी, यहां से जो दूरी होगी वो बराबर होगी, सेंट्रोइड है यहां पे, तो यहां पे एक चार्ज हमने रख दिया है कैपिटल Q, ठीक है ना। और रिपेल कर रहा होगा वो, इससे भी रिपल्शन दे रहा होगा, इससे भी रिपल्शन, इससे भी रिपल्शन। क्या ये एक तरीके से सेंटर है, यानी कि ज्योमेट्रिकली यहां से हर जगह से सेम डिस्टेंस पे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे फोर्सेस की अगर हम बात करें, आप अगर इस पे फोर्सेस की बात करो तो ये ऊपर वाला चार्ज इसको नीचे की तरफ फोर्स देगा, सी वाला इसको यहां फोर्स देगा, और बी वाला फोर्स यहां से देगा। फोर्स ड्यू टू बी यहां लगेगा, फोर्स ड्यू टू सी यहां लगेगा, और फोर्स ड्यू टू ए यहां पे लगेगा, है ना। और आप क्लियरली एक बात समझ सकते हो, क्योंकि ये बाय सिमेट्री, इसमें सिमेट्री लग रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों से डिस्टेंस सेम है, कोई भी फोर्स अगर आप ध्यान से देखोगे एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। अगर ये r है तो ये r होगा, ये r होगा, और निकालने की जरूरत भी नहीं है इस सवाल में, ये बाय सिमेट्री सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपने एक तरीके से सेंटर पे रख दिया इस चार्ज को, और बाय सिमेट्री तीनों वर्टिसेस पे चार्ज सेम है, जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ये लग रहा है उतना ये लग रहा है, यानी कि A और B और C तीनों फोर्सेस सेम लगा रहे हैं, तीनों चार्जेस पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये F है, ये F है, ये F है। ऑब्वियसली यहाँ पे सुपरपोजिशन करोगे तो आंसर 0 ही आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि तीनों को अगर आप ऐड करोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगेगा, अगर आप एक फोर्स बनाओगे ऐसे, मान लो ये वाला फोर्स ऐसे बनाया, इसके हेड पे इसकी टेल डाल दी, तो आपने एक फोर्स यहां डाला, और तीसरा फोर्स इसके हेड पे तीसरे की टेल डाल दी ऐसे, तो ये पे एक क्लोज पॉलीगन बन जाएगा। पॉलीगन लो वेक्टर्स में पढ़ाते हैं, इससे आंसर 0 आ जाएगा। या फिर वैसे ही सोच लो, सर सेंटर पे रखा है, ऊपर जा सकता है तो नीचे क्यों नहीं, लेफ्ट जा सकता है तो राइट क्यों नहीं, सिमेट्री है ना, यानी कि यहां पे नेट फोर्स 0 ही हो सकता है जब तक ये तीनों चार्जेस बराबर है। हाँ ये तीनों चार्जेस अलग होते तो मैं कहता नहीं कि सिमेट्री है, यहां बाय सिमेट्री भी कह सकते हो नेट फोर्स 0 ही हो सकता है।
बाय सिमेट्री ऑल्सो, सिमेट्रिकल है ना, बाय सिमेट्री ऑल्सो ये हर तरफ से सेम तरीके का फोर्स मिल रहा है इसको, बाय सिमेट्री नेट फोर्स इज जीरो। अगर आप सिमेट्री से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ क्लोज पॉलीगन डायग्राम देख सकते हो। इस तरीके से तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों बराबर हैं, यानी कि एक F, दूसरा F, तीसरा F, एक के हेड पे दूसरे की टेल लगाओगे, एक क्लोज पॉलीगन बन जाएगा। यहां से शुरू किया था, इधर घूम के फिर यहां आ गए, इसका रिजल्टेंट जीरो आ गया। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। क्या आंसर होना चाहिए? जीरो। इसी में नहीं, अगर आप एक स्क्वायर भी ले लेते और उसके सेंटर पे रख देते, अगर स्क्वायर की सारी एज पे आप चार्जेस क्यू रख देते और उसके सेंटर पे फोर्स पूछते, चाहे ये चार्ज कुछ भी रख दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे मैं इसको पॉजिटिव रखूं नेगेटिव, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। यहां क्वेश्चन में उसने कहा था कैपिटल क्यू, क्यू क्यू और क्यू इनकी पोलैरिटी का ही है, यानी कि अगर ये तीनों पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये तीनों नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। हालांकि अगर ये तीनों पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव रख दूंगा तो भी नेट फोर्स जीरो ही आएगा, यानी कि वो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यहां पे मैं कोई भी चार्ज रखूं कितने भी मैग्नीट्यूड का, अगर एजेस पे मेरे सेम चार्जेस हैं तो सेंटरॉइड पे नेट फोर्स जीरो होगा ही, यानी कि यहां पे इसकी वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है हमें, कैपिटल क्यू से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब इसको डबल कर दो, हाफ कर दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, एजेस के चार्ज बदलने से फर्क पड़ता है, एजेस पे चार्ज सेम होने चाहिए। तो बाय सिमेट्री सेंट्रॉइड पे जो मर्जी चार्ज रखूं फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रखूं नेगेटिव रख दूं फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि एजेस के चार्जेस सेम है। वैसे ही अगर यहाँ एजेस पे मैंने सारे पॉजिटिव या सारे चार्जेस नेगेटिव रख दिए तो इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर आप सेंटर पे बोलोगे, मान लो ये पॉइंट O है, तो सेंटर पे सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। आप ऐसे ही आप क्या ले सकते हो? रेगुलर पेंटागन के साइड्स पे ले सकते हो। ये रेगुलर पेंटागन है तो कोई भी पॉलीगन ले सकते हो, पेंटागन 5 साइड वाला, हेक्सागन 6 साइड वाला, कोई भी ले लो। अगर आपने हर जगह चार्जेस सेम रखे हुए हैं, ऐसे क्यू क्यू क्यू, तो सेंटर पे आपका जो फोर्स होगा, आप कोई भी चार्ज रख दो, सेंटर पे जो भी फोर्स होगा वो अभी भी जीरो होगा। ठीक है ना? सो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बाय सिमेट्री भी हम देख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सब ट्राई करें, जरूर कोशिश करें एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की, और उसके बाद फिर मेरी हेल्प ले। पहले सवाल पढ़ें, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को भी ध्यान में रखें, क्योंकि सवाल डायग्राम से रिलेटेड हो तो डायग्राम को भी देखते जाएं साथ साथ। पहले सवाल में कहता है ये इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। तो हमें एक चीज पता चल गई, ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, ये भी मेरा चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, आर फिक्स अलोंग वाई एक्सिस, exert a net force in the positive x direction on charge Q1। तो पहले यहीं तक आओ। Q1 पे अगर आप ध्यान से देखोगे, वो कह रहा है ये Q2 है और Q3 है। अगर सोचो Q2 और Q3 तो हमें दिया गया है पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो Q2 की वजह से फोर्स यहां लगता है ना, Q2 की वजह से फोर्स यहां लगता और Q3 की वजह से फोर्स यहां लगता, रिपल्सिव लगता, और इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहां आता तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता। दिस इज एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और अगर Q1 मेरा पॉजिटिव होता तो ये इसको रिपेल करता इधर की तरफ, ये वाला इसको रिपेल करता इधर की तरफ, तो नेट फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगता। पर वो सवाल में कह रहा है इट इज अगर हम ध्यान से देखें, इट इज गोइंग इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वो कह रहा है नहीं, फोर्स इस पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली मेरा Q1 पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, ये तो मेरा नेगेटिव चार्ज ही होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो एक फोर्स Q2 की तरफ यहां लगेगा, एक फोर्स Q3 की तरफ यहां लगेगा, और नेट फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, क्योंकि नेट फोर्स इस पे राइट साइड लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा होगा Q2 से भी और Q3 से भी, इन दोनों चार्जेस से क्या हो रहा होगा? अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसलिए नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि इसकी पोलैरिटी समझ में आती है कि नेगेटिव होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आती है? समझ में आ रही है अच्छे से? भाई अगर सीधी सी बात है, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, ये पेन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मेरी तरफ क्यों आएगा? ये तो मुझसे दूर ही जाएगा। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये मेरी तरफ आएगा, आएगा ना? वैसे ही यहाँ पे है, ये इन दोनों की तरफ अब यहां भी जाना चाहता है, यहां भी जाना चाहता है, बट इसका रिजल्ट जो इन दोनों फोर्सेस का है वो इसको अलोंग द एक्सिस ले जा रहा है, यही तो बोला गया। पर ये तभी होगा जब ये अट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ले लो कि ये चार्ज नेगेटिव ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि Q1 मेरा नेगेटिवली चार्ज होगा, ये बात समझ में आती है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे होगा। अभी एक फोर्स यहां लग रहा है F2, एक फोर्स यहां लग रहा है F3, इनका रिजल्टेंट
ये होगा एज पर दी क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलो इसके बाद क्या कह रहा है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू इज एडेड, यानी कि नेक्स्ट केस में यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिया जाए। अब क्या होगा, पहले से दो फोर्स लग रहे थे, एक फोर्स यहां F2 लग ही रहा था, एक फोर्स यहां F1 लग ही रहा था, और क्योंकि ये नेगेटिव था ये तो ये अट्रैक्ट हो रहा था इन दोनों से। अगर आप एक और पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो एक फोर्स और आ जाएगा, यानी कि यहां पे F नेट तो था ही, यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पहले से F2 और F1 की वजह से यहाँ नेट फोर्स तो लग रहा था, बट यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, ये भी खींचेगा। क्या यहाँ फोर्स बढ़ नहीं जाएगा? अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता तो ये इसको रिपेल करता तो फोर्स घट जाता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये नेगेटिव है, ये भी इसको खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। पहले से ये दोनों खींच रहे थे, तीसरा और आ गया, दो से भले तीन, पहले दो खींच रहे थे, ये इधर खींच रहा था, एक नीचे खींच रहा था, इनका रिजल्ट यहां लग रहा था, अब ये भी खींच रहा है, तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें, फोर्स हमारा बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। द नेट फोर्स ऑन Q1 shall increase along positive x direction, shall decrease along positive x direction, shall point along negative x axis, shall increase but the direction changes because the intersection of Q with Q2 and Q3। तो क्या होना चाहिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे क्या होगा अगर वो चार्ज वहां पे पड़ा हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें वो चार्ज इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो ये इंक्रीज होना चाहिए, शैल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब तक ये चार्ज यहां पे है तब तक ये फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ, ये चार्ज अगर इधर आ जाता, थोड़ा सा इधर आ जाता तो फर्क पड़ता, क्योंकि अगर ये चार्ज इधर होता तो ये यहां अट्रैक्ट करता, यहां अट्रैक्ट करता, ये इधर अट्रैक्ट करता, तो फर्क पड़ता। अगर ये चार्ज इधर होता तो अलग बात थी, बट क्योंकि ये चार्ज क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट साइड है ओरिजिन के, इसलिए यहां पे ये बढ़ेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर आ जाएगा शैल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये चार्ज नेगेटिव होगा, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। ओके, तो मैंने कहा था जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाए उसको हिस्सों में तोड़ लो, जैसा कि यहां दिया गया है। दो आइडेंटिकल चार्जेस है, मान लेते हैं दो स्फीयर ले लेते हैं हम इस तरीके से, और इस पे कुछ चार्ज ले लेता हूं Q, और इस पे भी चार्ज ले लेता हूं Q, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं कुछ ले लेता हूं। लेट अस से इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं R। ठीक है, ये डिस्टेंस दे देते हैं R। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, एक फोर्स यहां लग रहा होगा, एक यहां लग रहा होगा। मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं, कोई भी फोर्स ले लो, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स देख लो, तो वो फोर्स का फॉर्मूला कितना है, ये फोर्स का फॉर्मूला कितना है, ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखना, ये जो F लिखा गया है ये नेट फोर्स नहीं है सिस्टम पे, ये एक चार्ज पे फोर्स है। जो कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला आता है वो किसी एक चार्ज पे आता है कि उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इस पे राइट साइड इतना ही फोर्स, इस पे लेफ्ट साइड लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वो कह रहा है अनदर आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद A। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तीसरा स्फीयर आप इसके कॉन्टेक्ट में रख रहे हो, मान लो आप इसके कॉन्टेक्ट में एक स्फीयर लाए, आइडेंटिकल है, तो याद है आइडेंटिकल स्फीयर लाने से क्या होता था, अगर ये आइडेंटिकल है तो ये दोनों इक्वल चार्ज शेयर करेंगे। कितना चार्ज हो जाएगा फाइनली, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको टच कर रहे हो, इसको आप टच कर रहे हो और अलग कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आप सोच सकते हो। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको अलग कर दो, आप इसको इससे टच करके अगर आप अलग कर दोगे, तो ये मेरा पहला वाला स्फीयर है, स्फीयर को नाम दे देते हैं A, इसको B, और इसको हम बोल देते हैं C। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे C को जब आप अलग करोगे तो सोचो क्या होगा, C को जब आप अलग कर दोगे यहां से, तो ये दोनों इक्वल चार्ज शेयर करेंगे। इस पे Q था, फाइनली दोनों पे बराबर हो जाएगा, तो हाफ हाफ हो जाएगा, एवरेज हो गया ना दोनों पे। एवरेज का मतलब क्या है कि A पे अब चार्ज बचेगा Q/2, क्योंकि इसने आधा चार्ज इसको दे दिया, हाफ हाफ हो गया ना। और इस पे चार्ज कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पे चार्ज हो गया Q/2, और इसको इससे टच कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसको हम Q/2 चार्ज था इस पे, और इस पे चार्ज था मेरा Q, है ना, और इस वाले पे चार्ज था Q। अब हम इसको इससे टच कर रहे हैं, क्वेश्चन में यही बोला है, पहले C को A से टच किया तो दोनों ने आधा आधा चार्ज शेयर कर लिया, A पे बचा Q/2 और इस पे भी आ गया Q/2। अब इसको हम दोबारा से यहां ले जाके
दूसरे वाले पे टच कर रहे हैं बी वाले पे। अब इन दोनों का एवरेज कितना होगा, वही दोनों हाफ हाफ शेयर कर लेंगे, इस पे क्यू है, इस पे क्यू बाई टू है, तो अगर मैं क्यू एवरेज की बात करूं वही इन पे फाइनल चार्ज होगा, वो हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ये हो जाएगा 3q/4। तो ये फाइनल चार्ज हो जाएगा इस पे भी और इस पे भी। पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ा था, अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच किया जाए, फाइनली अलग किया जाए, एक पे चार्ज अगर Q1 है, दूसरे पे Q2 है, फाइनल चार्ज Q1 प्लस Q2/2 हो जाता है। तो जब मैंने अनचार्ज स्फीयर को, पहले इस पे चार्ज 0 था, इस पे Q था, इनको टच किया तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q प्लस 0/2, यानी कि Q/2 इस पे, Q/2 इस पे। फिर इस Q/2 को जब यहाँ टच किया, अब ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, तो इन दोनों को ऐड करो, 3q/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3q/4। तो इतना ही चार्ज इस पे बचेगा, इतना ही इस पे बचेगा, यानी कि फाइनली सिनेरियो में होगा क्या, फाइनली अगर हम सिनेरियो में देखें कुछ इस तरीके से आपको सिस्टम नजर आएगा कि पहले वाले पे जो चार्ज होगा वो बचा Q/2, ये A पे है, और इस वाले पे जो चार्ज है, B वाले पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज कितना हो गया, 3q/4। और जो येलो वाले पे है वो भी चार्ज कितना है, 3q/4 है ना, और इसको हमने बीच में रख दिया, 3q/4 इसको हमने बीच में रख दिया। अब हमसे बोल रहा है नेट फोर्स निकालना है बीच वाले पे, सी वाले पे, ठीक है ना, नेट फोर्स हमें निकालना है सी पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सी पे नेट फोर्स निकालना है, तो आप देख सकते हो एक फोर्स ए लगाएगा, एक बी लगाएगा, एक ए लगाएगा, एक बी लगाएगा। बी का फोर्स ज्यादा है, ए का फोर्स कम है, दो फोर्सेस लगेंगे, यानी कि सी पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा ड्यू टू बी, और एक फोर्स लगेगा राइट साइड ड्यू टू ए। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है, इनका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम है, तो इन दोनों का फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बी का फोर्स माइनस ए का फोर्स हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। डाल दो, कितना आ जाएगा, बी का फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, k टाइम्स 3q डिवाइडेड बाय 4, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसका स्क्वायर हो गया ना, 3q/4 इंटू 3q/4, और डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अब वो r/2 है, सेंटर पे रखा है, और ये डिस्टेंस भी मेरा r/2 है, यानी कि r/2 का स्क्वायर माइनस k टाइम्स इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, q/2 इंटू 3q/4, q/2 इंटू 3q/4, और डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो आपको समझ में आ रहा है, दोनों जगह से सेम आएगा, यहां से भी r²/4 आएगा, यहां से भी r²/4 आ जाएगा। न्यूमरेटर देख लो, यहां से यहां आ जाएगा 9/16, तो यह आ जाएगा 9/16 kq², माइनस यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये हो गया 8, 4 इंटू 2 8, और ऊपर है 3, तो यहां से हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 kq², 3 डिवाइडेड बाई 8 kq², ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, पहले यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ r²/4 है, ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 8 और 16, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, ठीक है, कितना आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, जल्दी से देखो, 16 आ जाएगा, यानी कि पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 16 kq² को एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये ऊपर 9 एज इट इज, मैंने kq² को कॉमन ले लिया, और एलसीएम 16 है, ठीक है ना। तो ये 9 तो एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और नीचे है मेरा r² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये 4 से ये 16 कट जाएगा, ये हो गया 4, और 9 माइनस 6 हो गया 3, तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा 3kq² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय r²। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हमें जो नया फोर्स मिला है, अगर आप F' देखो, वो है 3/4 टाइम्स kq²/r², और जो पहले वाला फोर्स था वो सिंपली था kq²/r²। अब आप खुद सोच लो, नया वाला फोर्स क्या 3/4 टाइम्स नहीं दिख रहा आपको, नया वाला फोर्स 3/4 टाइम्स पुराना वाला फोर्स है, यानी कि 3f/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3f/4, ठीक है। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इसमें, बट आप कर सकते हो, इतना मुश्किल वाला कैलकुलेशन नहीं है, जो आप 7th 8th क्लास से करते आ रहे हो, सिंपल एलसीएम लेना, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, छोटा छोटा सा काम है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलग चीज क्या है, इसमें बढ़िया चीज क्या है, पहले स्फीयर को इससे टच करते हैं तो दोनों पे आधा आधा चार्ज हो जाता है, यहाँ पे Q था, यहाँ 0 था, तो दोनों पे Q/2,
ए पे भी Q/2 और सी पे भी Q/2, बट अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। उसने कहा था सी को फिर बी से भी टच करना। अब इस पे Q था, इस पे Q/2 था, एवरेज कर दो, Q प्लस Q/2/2 3Q/4, इस पे 3Q/4 हो गया, इस पे 3Q/4 हो गया, और इसको यहां नहीं छोड़ना, इसको अब बीच में रख देना है सेंटर पे। अब नेट फोर्स निकालना है। ए इसको रिपेल करेगा राइट साइड, बी इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड। किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, बी का या ए का? ए धक्का मार रहा है राइट साइड, बी धक्का मार रहा है लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा है, 3Q/4 इंटू 3Q/4, यहाँ Q/2 इंटू 3Q/2, सॉरी 3Q/4, ये चार्ज Q/2 कम है 3Q/4 से, इसलिए मैंने कहा इन दोनों के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए एफ बी माइनस एफ ए, यानी सी पे जो फोर्स लगा रहा है बी माइनस सी पे जो फोर्स लगा रहा है ए, सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं। उसी कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, अच्छे से तसल्ली से। और मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, जब ये क्वेश्चन कर लें एक बार खुद अपने हाथ से लिख के देखें। सिर्फ नोट डाउन करना समझना नहीं होता है। अगर आप सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं, कॉपी डाउन कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं है बेटे। अपने आप को धोखे में ना रखें, खुद करना है। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए, नहीं हो पाया अगर आपसे, समझ लिया आपने, तो आप क्या करो, लेक्चर के बाद या फिर पोस्ट करके वीडियो खुद सॉल्व करो, चेक करो आप कहां फंस रहे हो। अगर फिर फंस रहे हो तो एक बार समझो, दोबारा से करो, स्टार मार्क कर दो क्वेश्चन को कि भैया ये क्वेश्चन अटक गए थे, एग्जाम के टाइम में फिर अटकेंगे, क्यों ना इसको एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चंस को ही रिवाइज करके जाऊं मैं। ठीक है ना, जहां आप अटकते हो उसको ज्यादा रिवाइज कर लिया करो। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, चार्जेस का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, यहां पे इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नेट फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अ चार्ज इज जीरो। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब है, हम मल्टीपल चार्जेस की यहां बात कर रहे हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्वियसली, जब हम लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, हम इक्विलिब्रियम को हमेशा कहते थे जहां नेट फोर्स जीरो हो। जहां किसी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वहां हम उस चार्ज का इक्विलिब्रियम मान लेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर किसी पे फोर्सेस लग रहे हैं और सारे फोर्सेस को मल्टीप्लाई करके, सारे फोर्सेस को ऐड करके, वेक्टर सम करके नेट फोर्स जीरो आ जाए, तो आप कहेंगे यहां इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम को ही हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ेंगे, बट यस, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम, जहां नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो। किसी चार्ज पे नेट फोर्स देख रहे हो, सारे फोर्सेस जोड़ के आंसर आ जाए जीरो, इक्विलिब्रियम कहेंगे। आप कहेंगे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। हाँ, इक्विलिब्रियम की कैटेगरीज अलग होती हैं, स्टेबल अनस्टेबल, उस पर भी जवाब, इसी पे भी हम सवाल करेंगे, उसी पे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे डिस्कशन किया जाए। पर अभी के लिए याद रखें, किसी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहां इक्विलिब्रियम चाहिए। जैसे उसने बोला यहां पे दो चार्जेस ले लो, एक चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज मैंने ले लिया Q2। ठीक है ना, एक चार्ज ले लिया मैंने Q1, एक चार्ज ले लिया Q2, इसके बीच में कोई चार्ज रख दिया Q। ठीक है ना, एक चार्ज मेरा Q1, एक चार्ज मेरा Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच में एक चार्ज हमने रख दिया कितना, स्मॉल q, है ना। अब हमें क्या पता लगाना है, इस चार्ज को मैं कहां रखूं कि ये इक्विलिब्रियम में हो। मैं किसका इक्विलिब्रियम देख रहा हूं, आई एम जस्ट चेकिंग इक्विलिब्रियम किसका। अब याद रखना, जब इक्विलिब्रियम की बात करें आपसे पूछेगा किसका इक्विलिब्रियम, तो आप चेक कर रहे हो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज Q की। मैं इसका इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर सकता था, बट डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, जो चार्ज बीच में रख रहे हैं। यानी कि Q1 और Q2 को आप फिक्स्ड मानो, ये फिक्स्ड चार्जेस हैं, इसको मूव नहीं कर रहे, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसको नहीं हिलाना है अपनी जगह से, दे कैन नॉट मूव, ये फिक्स्ड है, इनको चिपका दिया यहां पे। इसको बीच में कहां रखूं कि ये हिले ना, वहां रख दो और ये हिले ना। जितना फोर्स Q1 से लगे उतना ही फोर्स Q2 से लगे, यही कंडीशन होनी चाहिए। Q1 इसको क्या कर सकता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कर सकता है, और Q2 भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 इसको रिपेल कर सकता है और Q2 भी इसको रिपेल कर सकता है। ठीक है ना, दोनों केसेस में आप देख सकते हो। अगर मान लो Q मेरा पॉजिटिव है, तो इस पे एक फोर्स राइट साइड लगेगा Q1 की वजह से, और एक फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा Q2 की वजह से, पर दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर F1 लेफ्ट साइड और F2 राइट साइड पर तब भी बराबर होंगे। तो अल्टीमेटली इन दोनों चार्जेस की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से, इस पे जो फोर्स होगा, किस पे फोर्स देख रहे हैं, जिसका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं,
किसका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं? इस चार्ज का। Q1 का इक्विलिब्रियम देख रहा हूं क्या? नहीं। Q2 का इक्विलिब्रियम देखा मैंने यहां? नहीं। किसका इक्विलिब्रियम देखा? जो चार्ज यहां रखा है। तो जो चार्ज देख रहे हो उस पे बाकी के बचे हुए दोनों चार्जेस से फोर्सेस देखो और उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो। ऑब्वियसली एक फोर्स लेफ्ट लग रहा है, एक राइट लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी नेट फोर्स जीरो होगा। इसलिए मैंने कहा कि चलो यहां से Q का जो दूरी है Q1 से x1 ले लेते हैं, Q की जो दूरी है Q2 से वो x2 ले लेते हैं। ठीक है ना? टोटल जो इनके बीच में दूरी है ऑब्वियसली वो x1 प्लस x2 हो जाएगी, टोटल दूरी यही हो जाएगी। आप मान लो टोटल दूरी को मैं r ले लेता हूं, टोटल डिस्टेंस को यहां पर क्या कंसीडर लेता हूं मैं? r कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है ना? ये मेरा टोटल दूरी हो जाएगी। ओके, सो आप देख सकते हो यहां पे जो फोर्स लगेगा ये F1 हो जाएगा। ये फोर्स क्या है? मेरा F2 है। ये F1 फोर्स का मतलब कौन सा है? जो Q पे Q1 लगा रहा है। F2 फोर्स का मतलब क्या है? जो Q2 लगा रहा है स्मॉल q पे। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर कर दोगे आप, है ना? आप देख सकते हो K और Q तो वैसे भी यहां पे कैंसल आउट ही हो जाएगा। ये चार्ज पे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी डिपेंड ही नहीं कर रही। मैं कोई भी चार्ज रख दूं यहां, 100 कूलम रख दूं तो भी वही जगह आएगी, x1 की वैल्यू वही आएगी, x2 की वैल्यू वही आएगी। अगर मैं 1000 कूलम रख दूं तो भी x1 और x2 की वैल्यू वही आएगी। यानी कि x1 और x2 की जो वैल्यू है, यानी कि जो लोकेशन है ना, वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर मैंने यहाँ Q1 Q2 बता दिए, मैं आपसे पूछूं इस चार्ज को कहां रखूं, 5 कूलम के चार्ज को कहां रखूं, अच्छा 10 कूलम के चार्ज को कहां रखूं, 100 कूलम के चार्ज को कहां रखूं, कि इक्विलिब्रियम मेरा आपको सभी के लिए एक ही जगह है। यानी इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर लोकेशन है, Q1 से एक उसकी निश्चित दूरी है, Q2 से उसकी एक निश्चित दूरी है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहां पे आपको चार्ज रखना है। अब चाहे आप यहाँ कोई भी चार्ज रख दो उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा ही। यानी कि इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड है ना? यानी कि यहां पे जो इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि चार्ज क्या है। ठीक है ना? यहां से आप देख सकते हो, आप यहां से इसको लिख सकते हो Q1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर, और बेटर है Q2। x2 को हम यहां क्या लिख दें? हमें पता है x1 प्लस x2 r है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है r, तो आप x2 को यहां पे लिख दो r माइनस x1, तो यहां से आ जाएगा r माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है ना? बहुत सिंपल है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप अंडर रूट ले लो, सबसे बेस्ट है अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई x1, यहाँ पे अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस x1 आ जाएगा, है ना? यहां से अगर आप x1 कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अंडर रूट Q1 r डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। ये रिजल्ट मुझे पहले से याद था, मैं चाहता था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस मैंने आइडिया दिया ये आया कहां से। आपको आइडिया भी होना चाहिए आया कैसे, ये रिजल्ट डायरेक्टली देख सकते हो। यानी कि ये फॉर्मूला कितना आसान है देखने का। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास में भी कुछ कुछ आता था, पर वहां सामने वाला मास आता था और अंडर रूट नहीं आता था, है ना? वहां भी अगर हम x1 निकालते थे, सेंटर ऑफ मास निकालते थे, तो हम क्या करते थे? m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, अरे नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके लिए हमें क्या करना है? दो चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है। तो हमें क्या करना है? अगर मुझे Q1 से डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट Q1 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस Q2। हाँ, अगर आप x2 में इंटरेस्टेड हो तो क्या लिखेंगे? अगर आप x2 का मतलब है Q2 से देखना चाहते हो कितनी दूरी पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो अंडर रूट Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। आर के ऊपर अंडर रूट नहीं है, आप देख सकते हो, रूट आर के आर जो है रूट के बाहर है। रूट के अंदर Q1 है, Q1 Q2 है, यहां भी अंडर रूट के अंदर Q2 है, आर नहीं है, आर अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से x1 और x2 आप निकाल सकते हो। ये कब है? याद रखना, ये कब होगा? ये तब होगा जब Q1 और Q2 सेम पोलैरिटी के हों। मतलब अगर ये पॉजिटिव तो Q2 भी पॉजिटिव, अगर Q1 नेगेटिव तो Q2 भी नेगेटिव। तो याद रखना ये कब है? ये तब है, ये तब होगा, ये तब होगा जब Q1 एंड Q2 की पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, सेम हो, दोनों की पोलैरिटी सेम हो, ये तभी होगा। ठीक है, और Q क्या है मेरा? 5 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x1 और x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं स्मॉल q पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना? आप देख सकते हो x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q।
स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू है इससे निर्भर नहीं करेगा। जो चार्ज बीच में है कहीं, वो क्या चार्ज होना चाहिए, वो किस पे निर्भर नहीं करेगा। सॉरी, जो चार्ज है वो डिस्टेंस जो है वो चार्ज पे निर्भर नहीं करेगा। जिस डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है वो चार्ज क्यू पे डिपेंड नहीं करने वाला। यानी कि x1 और x2 क्यू चार्ज पे डिपेंड नहीं करने वाला। आप किस चार्ज का इक्विलिब्रियम देख रहे हो उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं ना इसका, है ना, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लिया मैंने 9 कूलम और इसको मैंने ले लिया कुछ मान लेते हैं 16 कूलम, है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है मैंने वो कंसीडर कर ली, लेट अस से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा Q1 से कितनी दूरी पे रख सकते हैं। चार्ज क्या होगा उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। मैं 5 कूलम रखूं, 100 कूलम रखूं, पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता जब तक ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है। मैंने दोनों को पॉजिटिव रखा है। मैं एक को -9 दूसरे को -16 भी रख सकता था, ठीक है ना। मैं वो भी बता दूंगा। आप ये मत कहना सर अंडर रूट कैसे लेंगे, आपको सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना। अगर ये दोनों नेगेटिव भी होते हैं, चलो दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, छोड़ो दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। अब आप जब निकालोगे x1 तो आप अंडर रूट में क्या लोगे, यहाँ पे लोगे। अगर x1 की बात कर रहे हो यानी कि यहां से दूरी निकाल रहे हो तो अंडर रूट ऑफ 9 लोगे। -9 मत लिखना, -9 का अंडर रूट लिख भी नहीं सकते, ठीक है ना, इंटू 6, ठीक है ना। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ये याद रखना। तो और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगा 18/7 सेंटीमीटर। और अगर आप x2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, अंडर रूट 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 हो गया 4 इंटू 6, अंडर रूट 9 हो गया 3, अंडर रूट ये हो गया तो 24 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 17 नहीं, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। क्लियरली x1 x2 यानी कि यहां से जो दूरी है वो दूरी हमारी कितनी आ गई, 18/7 सेंटीमीटर, और यहां से जो दूरी आ गई है वो 24/7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। क्लियर है, आप इसको देख सकते हो। आपसे रेशियो भी पूछ सकता है डायरेक्टली। अगर आपसे बोले x1/x2 चाहिए तो वो सिंपली रूट Q1 बाय रूट Q2 होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अंडर रूट Q1 कितना है मेरा 9 और 6, ये कितना आ जाएगा 3/4, ये भी याद रख सकते हो। अगर x1 x2 का रेशियो बोल दे तो रूट Q1 बाय रूट Q2, x2/x1 रूट Q2 बाय रूट Q1 आ जाता, ठीक है ना। क्योंकि x1 के फॉर्मूले में रूट Q1 है, x2 के फॉर्मूले में रूट Q2 है, x1/x2 करोगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, रूट Q1/Q2 डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चाहे ये दोनों चार्ज पॉजिटिव कर देता तो भी यही आंसर आता। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या है, अगर मेरे चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हो, जैसे मान लो एक चार्ज -Q1 है प्लस Q2 है, यानी कि दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, ठीक है ना। ये फिक्स कर दो, इसको अपनी जगह पे फिक्स कर दो, और इसको भी अपनी जगह पे क्या कर दो, फिक्स कर दो। ये दोनों चार्जेस अपनी जगह पे फिक्स्ड है, इनको नहीं हिला सकते। ये दोनों चार्जेस अपनी जगह पे चिपका दिए एकदम, यहाँ पे फेविकॉल लगा के, फेविक्विक फेविकॉल जो लगाना है लगाओ, चिपका डाला, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, आप इसके बीच में चार्ज रखोगे तो इस पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अगर आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, अगर आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, वो इधर की तरफ जाएगा, इससे अट्रैक्ट होगा और Q2 भी रिपेल करेगा, तो ये कैसे नेट फोर्स जीरो होगा। फोर्सेस होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कि इसके बीच में मैं चाहे पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो यानी कि अगर चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो उसके बीच में आप कोई चार्ज नहीं रख सकते, उसमें कहीं भी किसी भी लोकेशन पे कोई चार्ज रखोगे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। यानी कि अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। इसके बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। तो अब इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, यानी कि मैं यहां तो रख नहीं सकता, बट अगर आप इसको कहीं रखना चाहते हो चार्ज को, तो आप कहां रख सकते हो, इधर।
यानी कि या तो इधर या फिर इधर, यानी कि इसके बाहर रख सकते हो, या तो यहां रख सकते हो या यहां रख सकते हो। अब कहां रख सकते हो ये डिपेंड करता है कौन सा छोटा है, मैग्नीट्यूड। यहां पे आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे। मतलब एक -3 कूलम है और दूसरा मान लो 1 कूलम है, तो आप ये नहीं कहोगे 1 इज ग्रेटर देन -3, नहीं, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, 1 और 3 को कंपेयर करोगे। -3 कूलम और 1 कूलम में आप 1 को छोटा और -3 को बड़ा, यानी कि हाँ उसको आप 3 कंसीडर करो, मैग्नीट्यूड देखो। यानी कि एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव, आप ये देखो इनमें से छोटा मैग्नीट्यूड किसका है, उस तरफ हम किसी चार्ज को रख सकते हैं। तो मैं यहां पे किसी चार्ज को रख सकता हूं, यहां पे मैं किसी चार्ज को रख सकता हूं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहां पे किसी चार्ज को रख सकते हैं। अगर यहां पे मैंने Q1 को Q2 से बड़ा माना है तो छोटे वाले चार्ज की तरफ, यहां Q2 छोटा है, यहां Q2 क्या है, छोटा है Q1 से, ठीक है ना। अगर मेरा Q1 छोटा होता तो मैं यहां रख सकता था, बट यहां पे मेरा Q2 छोटा है इसलिए मैंने यहां रखा है। इसलिए जो मैं चार्ज रख सकता हूं Q2 के राइट साइड में रख सकता हूं। अगर Q1 छोटा होता, मान लो ये -2 है और ये +6 है, तो मैं किसी चार्ज को यहां रख सकता था। कौन सा चार्ज रख सकते थे फर्क नहीं पड़ता, उसके मैग्नीट्यूड पे आंसर डिपेंड नहीं करता, आपको तो बस इक्विलिब्रियम चाहिए। तो मान लो Q2 Q1 से छोटा है और आपने चार्ज यहां रखा है Q, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। अब इस पे नेट फोर्स बैलेंस करो, अभी भी आप इक्विलिब्रियम Q का देख रहे हो, इक्विलिब्रियम किसका देख रहे हो, ये दोनों तो फिक्स्ड हैं, ये दोनों फिक्स हैं, चिपका रखे हैं, आप इक्विलिब्रियम Q का देख रहे हो, इक्विलिब्रियम ऑफ Q, है ना। आप इक्विलिब्रियम किसका देख रहे हो, Q का देख रहे हो। ऐसे में इस चार्ज को आपको इसके राइट साइड रखना है, छोटे वाले चार्ज की तरफ चार्ज रखना है, याद रखोगे ना, छोटी सी बात है, छोटे से चार्ज की तरफ छोटी सी बात याद रखो कि चार्ज को छोटे वाले चार्ज की तरफ रखो। जो छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज इधर है तो यहां लेफ्ट साइड रख दो, छोटा चार्ज इधर है तो इसके राइट साइड रख दो, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम Q का देखने के लिए मुझे इस पे नेट फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। इस पे नेट फोर्स देखना है तो -Q और इसके बीच का फोर्स होगा, -Q इस पे फोर्स लगाएगा इधर F1, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इस पे एक फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड F1 और Q2 इस पे एक फोर्स लगाएगा F2, और ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। F नेट 0 कर रहे हो ना, इक्विलिब्रियम के लिए बराबर होने चाहिए, तो वही किया है ना। इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी हो गई, यहां से यहां तक ये R है और यहां तक X है, तो R + X इसके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच में X। तो आप देख सकते हो दोनों फोर्सेस को यहाँ पे बराबर किया है। और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, अभी आप देखोगे Q K से K और Q से Q फिर कट जाएंगे, फिर से सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे अगेन, यानी कि यहाँ पे X क्या है, X क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे, पहली बात X कहां से दूरी है, छोटे वाले चार्ज से। छोटे वाला चार्ज यहाँ पे क्या है, Q2, जो भी चार्ज छोटे वाला है वो Q2 है, उससे ही दूरी है, यानी कि जिस चार्ज से आप दूरी निकाल रहे हो वो है Q2 इंटू R डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, बड़ा माइनस छोटा चार्ज, ठीक है ना। यानी कि x जो दूरी थी वो छोटे वाले चार्ज से थी, और छोटा वाले चार्ज का अंडर रूट इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। चाहो तो इसको हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है ना। x क्या है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, जो छोटा वाला चार्ज है, छोटे वाले चार्ज की हम बात करें, ठीक है ना। तो x का फॉर्मूला जो आया है वो अंडर रूट छोटा वाला चार्ज, जिस चार्ज से आप दूरी निकाल रहे हो, स्मॉल चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्जेस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बिगर चार्ज, जो बड़ा चार्ज है ना, बिगर चार्ज माइनस स्मॉलर चार्ज, स्मॉल चार्ज जो छोटा चार्ज। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हो यहां लिखा भी है अनलाइक चार्जेस, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, तो यहां इक्विलिब्रियम चार्जेस के बीच में कहीं नहीं आएगा, चार्जेस के आउटसाइड ही आएगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ ही आएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज यहां पे रख देता हूं मैं, लेट अस से -6 कूलम, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं -16 कूलम, ठीक है ना, -16 कूलम, और इसको लिख लेता हूं 9 कूलम, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि यहां पे ऑब्वियसली ये छोटा है ये बड़ा है ना,
सिर्फ नेगेटिव को हटाना है यहाँ पे, तो इसको 16 की तरह देखो, इसको 9 की तरह देखो, दिस इज 16 एंड दिस इज 9। डेफिनेटली ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम राइट साइड आएगा। अगर मैं यहाँ 9 और यहाँ 16 रख देता तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड आ जाता। तो यहां से डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये x, तो x का फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ छोटा वाला चार्ज, छोटा वाला कितना है 9, इंटू डिस्टेंस, मान लेता हूं मैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, जो r है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी थी वो मैंने मान ली लेटर से 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ना। तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला यानी कि 16 माइनस छोटा वाला ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले चार्जेस से 12 सेंटीमीटर दूर, छोटे वाले चार्जेस से 12 सेंटीमीटर दूर राइट साइड इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जस्ट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जांपल ओनली, ये सवाल भी है, इस तरीके के सवाल आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सवाल की फॉर्म में भी कभी भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, भाई एग्जाम में टपक जाएगा ये, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अननोन चार्जेस। अब यहां पे हम लोगों के लिए सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। यहां पे याद रखना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सिस्टम इक्विलिब्रियम, या फिर मैं हेडिंग डालता हूं, इसका मतलब समझना ध्यान से। अब इक्विलिब्रियम किसका है, पहले हम किसका इक्विलिब्रियम देख रहे थे, बीच वाले चार्ज का। अब हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होगा यहां पे, अगर हम ध्यान से देखें, सिस्टम का मतलब यहां पे है तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है ना, या तो ये भी ना मूव करे, ये भी ना मूव करे, ये भी ना मूव करे, यानी कि तीनों ही मूव नहीं कर रहे। पहले मैं सिर्फ बीच वाले चार्ज को देख रहा था, इसके इक्विलिब्रियम को देख रहा था, अब मैं कह रहा हूं ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में। यानी कि सिस्टम का मतलब है ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, उसके लिए हम देख रहे हैं। अगर ऑल चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, इफ ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बात तो हमें याद रखनी है, अगर तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में तो हम सबसे पहले ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, x1 और x2 तो हम पहले से निकाल सकते हैं। मान लो q1 है, q2 है ना। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि q का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, पहले बीच वाले का इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम किसकी बात करेंगे, पहली बात अगर हम बात करें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, अगर आप Q के इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमें x1 ऑलरेडी पता है, x1 का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, वो क्या हो जाएगा Q1 इंटू आर डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, और ऐसे ही आप x2 निकाल सकते हो, वो आ जाएगा Q2 आर डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। ये कैसे आया था, हमने Q का इक्विलिब्रियम निकाला था, यानी कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 इज सेम एज फोर्स ऑन Q, मैग्नीट्यूड की बात करें, ड्यू टू Q1 इज सेम एज फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। मैंने दोनों फोर्सेस को बराबर किया था, तो ये x1 और x2 की वैल्यू आई थी, याद है। बट अब हम लोग किसका इक्विलिब्रियम देख लेंगे, हमने इसका इक्विलिब्रियम देख लिया, अब इसका या इसका, दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम देख लो तो हमें Q का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। पहले हमने कहा था Q के मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब हम सिर्फ Q का इक्विलिब्रियम देख रहे थे। पर अगर मैं बोलूं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। अगर ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में लाने हैं तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और आप एक बात याद रखना, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज आपका नेगेटिव ही होना चाहिए अगर आपको सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहिए। अगर आपको सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम चाहिए तो फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं। बट अगर आप चाहते हो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि तीनों इक्विलिब्रियम में रहे, तो दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दो नेगेटिव है तो उसके बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, सिस्टम यानी कि ऑल चार्जेस, है ना, यहां पे सारे चार्जेस की बात कर रहे हैं, ऑल चार्जेस, इफ सिस्टम या ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम या सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस देयर मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज।
तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और हम क्या कह सकते हैं, बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस, बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, फिर से समझते हैं। अगर मैंने बोला यहाँ -2 है और यहाँ -6 कूलम है, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए ना, तो इसके बीच में डेफिनेटली एक पॉजिटिव ही होना चाहिए। और अगर ये 2 है और ये 6 है, तो इसके बीच में एक नेगेटिव ही होना चाहिए। पर ये किसकी कंडीशन है, जब तीनों इक्विलिब्रियम में। खाली बीच वाला इक्विलिब्रियम होता तो फर्क नहीं पड़ता, तो क्यू की क्या वैल्यू होती उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब तीनों इक्विलिब्रियम में, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए उसने बोला है कैलकुलेशन ऑफ अननोन चार्ज क्यू, बट ये तभी करना है जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले तो हमने किसका इक्विलिब्रियम देख लिया, दो जगह इक्विलिब्रियम देख लेंगे। पहला इक्विलिब्रियम मैंने देख लिया इसका, अब या तो मैं इसका देख लूं या इसका देख लूं, किसी भी बाउंड्री में किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम देख लूं, कॉर्नर वाले किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम देख लूं। अब दूसरा मैं देख लेता हूं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q2, मान लेते हैं Q2 का देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव मान रहा हूं, सोचो इन दोनों को पॉजिटिव मान रहा हूं, Q2 पे नेट फोर्स देखना है, तो Q2 पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, Q2 पे एक फोर्स Q1 लगा रहा है, तो Q1 फोर्स यहां लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और यहां पे एक फोर्स लगेगा, ये क्योंकि अब नेगेटिव होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैंने कहा था ना, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये रिपल्शन कर रहा है, Q1 Q2 को राइट साइड धक्का मार रहा है, और Q को अब इसको लेफ्ट साइड ही खींचना पड़ेगा। अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, इसको नेगेटिव होना ही चाहिए। फिर यहाँ पे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q, मुझे इन दोनों फोर्सेस को बराबर करना है, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू स्मॉल q। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, यानी कि यहां से भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, K टाइम्स Q1 Q2 में जो फोर्स होगा वो होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, Q2 और Q के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, K और Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाय X2 स्क्वायर, और X2 की वैल्यू हम ऊपर से डाल सकते हैं। X2 की वैल्यू आप यहां से इसमें डाल सकते हो, X2 को अगर आपने यहां से डाल दिया आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं KQ2 तो कट जाएगा, यहां पे हम क्लियरली स्मॉल q को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल q कैलकुलेट करना पड़े तो याद रखना, थ्योरेटिकल सवाल भी आ जाता है, आपसे पूछ सकता है अगर ये चार्ज 4 है और ये 6 है, तो बीच में क्या रख सकता हूं, एक नेगेटिव ही रख सकता हूं, अगर सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। अगर सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम है तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो हमें बस x1 और x2 निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ओके। हालांकि इतना डेप्थ में जाके सवाल आज तक दिया नहीं है उसने, बट आ सकता है। ओके सो स्टूडेंट, यहां क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टू पार्टिकल्स A and B having charges 20 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation 5 centimeter. At what position a third charged particle should be placed so that it does not experience a net electric force? यानी कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग कह रहे हैं यहां सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक चार्ज को हम कहां रखें, एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, यानी कि तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूं कि उस पर कोई नेट फोर्स ना आए। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए तीसरा चार्ज बीच में तो नहीं रख सकते। अगर आपने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा तो वो एक ही तरफ चला जाएगा, क्योंकि ए अट्रैक्ट करेगा और बी रिपेल करेगा उसको, है ना। नेगेटिव चार्ज यहाँ की तरफ चला जाएगा अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो डेफिनेटली वो राइट साइड चला जाएगा, क्योंकि बी अट्रैक्ट करेगा, ए रिपेल करेगा। तो हमने कहा भी था अगर अपोजिट पोलैरिटी हो तो हम छोटा चार्ज पकड़े, और छोटा चार्ज यहाँ पे 5 है एज कंपेयर टू 20, तो यहां पे हमें रखना चाहिए। अब हमें यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से दिए हैं। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20, तो 20 की साइड नहीं रख सकते ना यहाँ पे, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, यानी कि -5 के राइट साइड रख सकते हैं, है ना। और कोई ऑप्शन देखते हैं। एट 1.25 फ्रॉम -5 बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस हम कोई चार्ज नहीं रख सकते, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन एट मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, तो दोनों चार्जेस के बीच में तो रख ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली यही ऑप्शन सही होगा। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही है, हम वो कर सकते हैं, यानी आप x यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है x निकालने का तरीका क्या होता था। x निकालने का तरीका होता था अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 5
इनटू जो भी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो मेरा r है वो मेरा 5 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस यानी अंडर रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, बड़ा चार्ज माइनस छोटा, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 20 को 2 रूट 5, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 5 माइनस रूट 5 यानी कि रूट 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय रूट 5, रूट 5 कट गया तो आंसर आ गया 5। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन। If a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q such that the system is in equilibrium, then the value of q is। तो यहां पे भी अब सीधी सी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि if a charge q is placed at the center of the line joining q charges, तो अगर हम ध्यान से देखें एक लाइन है, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ कैपिटल Q चार्ज है। अब आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, किसी चार्ज को यहाँ रखना है, ये दोनों चार्जेस है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके मिड पॉइंट पे ही आ सकती है अगर दोनों चार्जेस बराबर हैं। तो अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो यहां स्मॉल q क्या रखें, डेफिनेटली ये बिल्कुल मिड पे होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस मेरा r/2 होगा। अगर ये टोटल दूरी मेरी r है, ये डिस्टेंस भी मैं जानता हूं r/2 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम सिर्फ एक चार्ज का निकाल लेते हैं, यानी कि मैं इसका इक्विलिब्रियम देख लेता हूं, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने कहा था बीच वाला नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, यानी कि क्यू मेरा नेगेटिव ही होगा। ऑब्वियसली यहां से जो ऑप्शन है वो नेगेटिव वाला होगा, या तो ये आंसर होगा या ये। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, नेट फोर्स इस पे देख लो, इस पे नेट फोर्स क्या होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड लगेगा, इसको मैं फोर्स F1 कह देता हूं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट लगेगा, ये F2 हो जाएगा, और F1 और F2 बराबर हो जाएंगे। F1 फोर्स कितना था, इन दोनों के बराबर में था, वो ये कितना था KQ² डिवाइडेड बाई R², और इन दोनों के बीच में जो है वो हो जाएगा KQ स्मॉल q और डिवाइडेड बाय R/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा R/2 का स्क्वायर, K से K कट गया, Q से Q भी कट जाएगा, यहाँ से Q डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा R², यहाँ से हो जाएगा Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R²/4, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो एक Q से Q भी, यहाँ Q² था, और यहाँ से Q से Q कट जाएगा, R² कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, है ना। तो ये 4 इधर ले जाओ, तो यहाँ से जो मेरा स्मॉल q है वो कैपिटल Q/4 आएगा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने बोला था ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि आंसर आ जाएगा -Q/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये फोर्थ होगा। ओके, SHM ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ चुके हैं, अब उसको चार्ज से रिलेट करना है हम लोगों को। यहां भी हम देख सकते हैं SHM कैसे होगा। सबसे पहला जो केस है, मैं यहाँ एक्सियल लाइन के लिए आपको बताता हूं, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे दो चार्जेस है, मान लेता हूं ये कैपिटल Q है, दूसरा चार्ज भी यहाँ कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं ये भी कैपिटल Q है, दोनों सेम चार्ज लेके कर लेता हूं, लेटस से दोनों चार्जेस बराबर हैं, हो सकता है बराबर ना भी हो, अभी हमने यहाँ बराबर ले लिए, ठीक है ना। तो बराबर चार्जेस ले लिए, मान लो दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, एक चार्ज मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, लेटस से ये चार्ज कितना है स्मॉल q, ठीक है। अब ये दोनों फिक्स्ड है, इनको नहीं हिला रहा, मैं इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ये दोनों फिक्स चार्जेस मान लिए मैंने। तो डेफिनेटली अगर ये दोनों फिक्स चार्ज है, और अगर ये डिस्टेंस मेरा कितना है, लेट अस से 2r, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2r, तो ये दूरी हो जाएगी मेरी r, और ये वाली दूरी भी मेरी हो जाएगी r। मैंने ऐसा ही डिस्टेंस मान लिया, इनके बीच की दूरी 2r मान ली, तो ये दोनों डिस्टेंस r हो गए। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी मेरा पॉजिटिव है, मान लेते हैं। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको हल्का सा भी लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ये इसकी तरफ चला जाएगा। सोचो अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसको मैं अगर लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, इसका उससे फोर्स घट जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, यानी कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं इफ Q इज नेगेटिव, नेट फोर्स तो यहाँ 0 होगा क्योंकि मिड पॉइंट पे है, दोनों चार्जेस बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम तो है। अगर Q नेगेटिव है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता था आप जानते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है आप हल्का सा हिलाओ और वो गिर जाए, ठीक है ना, हल्का सा गिराओ, जैसे पेन को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, और हल्का सा धक्का मारा तो वो गिर जाएगा, ठीक है ना, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे ही यहाँ पे भी अगर इसको हल्का सा लेफ्ट या हल्का सा राइट फोर्स दिया जाए तो ये इससे जाके
टकरा जाएगा। तो यहां पे अलोंग द एक्सिस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एफ क्यू इज पॉजिटिव। अगर क्यू कैसा है मेरा, यहीं पे अगर क्यू कैसा है मेरा, पॉजिटिव ले लिया जाए, अगर मैं क्यू को पॉजिटिव कंसीडर कर लूं, देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो यहां पे जो मेरा इक्विलिब्रियम आएगा वो कैसा आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। यहां पे मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। वो कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको हल्का सा इधर ले जाऊं तो इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच का घट जाएगा। मान लो मैं इसको हल्का सा लेफ्ट साइड ले जाऊं, तो मैं यहां दोबारा डायग्राम बना देता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, मान लेते हैं ये कैपिटल क्यू, ये भी दोबारा से कैपिटल क्यू, और जस्ट मिड पॉइंट पे अभी आपका जो चार्ज था वो मेरा स्मॉल क्यू था। ये डिस्टेंस मेरी कितनी थी, 2r। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड ले जाऊं, मान लो थोड़ा सा इसको इधर की तरफ खिसका दूं, कितना डिस्टेंस खिसका दूं, x डिस्टेंस खिसका दूं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा r माइनस एक्स। और अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एक्स। तो अब आप देख सकते हैं इस पे रिपल्शन होगा, इसकी वजह से भी रिपल्शन होगा, इसकी वजह से भी होगा, बट ये रिपल्शन ज्यादा होगा, इस पे राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला कम। यानी कि ये ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि ये इसके नजदीक आ गया है, ये वाला इस पे फोर्स कम लगाएगा क्योंकि इससे ये दूर है। तो इस पे नेट फोर्स राइट साइड लगेगा, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा। तो ये दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर तीनों नेगेटिव है तो भी स्टेबल। अलोंग द एक्सिस की बात कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो नेट फोर्स यहां पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एक फोर्स राइट साइड लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। तो राइट वाला फोर्स यानी कि k इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस हो गया यहां से, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला फोर्स कम है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, k कैपिटल Q, क्योंकि एक फोर्स इस पे लेफ्ट साइड लग रहा है, एक फोर्स राइट साइड लग रहा है। ये वाला राइट साइड लगा रहा है F1, ये वाला लेफ्ट साइड लगा रहा है F2। यहाँ F1 माइनस F2 आप निकाल रहे हो, ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से आप जो कॉमन ले सकते हो वो है k कैपिटल Q स्मॉल q, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका जो एलसीएम आ जाएगा, जैसे यहाँ a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर भी लगा है, इसको भी लेना है। यहाँ माइनस आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स होता तो आप लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करते। अगर आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स होता तो मल्टीप्लाई करके आता आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर दोनों में स्क्वायर भी लगा है तो एक स्क्वायर और आ जाएगा। और आप एलसीएम ले रहे हो तो ये चीज इधर आ जाएगी, ये चीज इधर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहां से आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, और यहां से आएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये SHM होल स्क्वायर है इसका, ये SHM में तब होगा जब आप इसको छोटा डिस्प्लेसमेंट दोगे, यानी कि जब आप r को x से बहुत बड़ा मानोगे। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, नीचे से आप x को इग्नोर कर दो r के कंपैरिजन में, तो हमें ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर कुछ चीजें कट जाएंगी, ये आर स्क्वायर इससे कट जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन यहां लगा है, ये इससे कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा आपका 4xr k कैपिटल Q स्मॉल q, और नीचे आप x को इग्नोर कर दो, x को 0 डाल दो, तो नीचे आ जाएगी r की पावर 4, नीचे आ जाएगा आपकी r की पावर 4। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर आ रहा है, नीचे r की पावर 4 है, यहां से आएगा 4 स्मॉल k इंटू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा r क्यूब, है ना, और सामने क्या मिलेगा 4k क्यूब, और नीचे आ गया r क्यूब, और इंटू मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका x। ये हमारा नेट फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। और यहां पे क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल है x के, यही SHM की कंडीशन होती है कि फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल होता है x के, एक नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड ले जाओगे वो राइट साइड आ जाएगा, यानी कि जब भी फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, यहां मैं नेगेटिव साइन बाद में लगा सकता हूं क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये SHM की कंडीशन होती थी, दिस इज SHM कंडीशन। तो यहाँ पे जो भी चीजें लगी है इसके साथ,
यानी कि हम देखते हैं F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। तो आप कंपेयर करो, हमारे केस में ये क्या आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये SHM की कंडीशन होती थी, या फिर हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मेरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। यहां से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाई क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे सारी चीजें लिख लो, कितना आ जाएगा 4k³ स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई r³ और डिवाइडेड बाई m। क्योंकि हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, आप इसको ma लिख सकते हो फोर्स को, यही तो फोर्स का फॉर्मूला आया था हमारा, इंटू एक्स, है ना। तो ये जो सारी चीज है वो ओमेगा से इक्वेट की जा सकती है, यानी कि हमारे केस में जो ओमेगा आता है वो अंडर रूट ऑफ 4k, अंडर रूट ऑफ पूरा मैं इसको लिख देता हूं, ये आ जाएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय mr³। और टाइम पीरियड की बात करें 2π बाय ओमेगा, यानी कि 2π डिवाइडेड बाय mr³ डिवाइडेड बाय 4k कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। सो हाँ, ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप हो गया हमारा। अब एग्जाम बेस्ड फॉर्मूले को बच्चे डायरेक्टली याद रख के जाते हैं। मैंने देखा है नीट में कम पूछा गया है, नीट में ये हालांकि बहुत कम पूछा गया है, जेई में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है इसके बारे में, बट हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा कि नीट का पेपर कभी ना कभी एक आध बार ऐसा जरूर होता है, उसमें ऐसा सवाल जरूर होता है जो जेई मेन से उठा के दे देता है, तो ये वो सवाल हो सकता है, इसलिए इसको हम स्किप नहीं करते। या तो आप पूरी डेरिवेशन करो, बट मुझे लगता है ये लेंदी प्रोसेस है, या फिर आपको ये याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद रख लोगे, आप ओमेगा का फॉर्मूला याद रख लोगे तो ये हो जाएगा। ओमेगा के फॉर्मूला से भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आप ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ याद रख लोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। पर इतना याद रखना, मुझे लगता है कि हो सकता है आपसे ये पूरा फॉर्मूला ना पूछे, आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ ले, आसान क्वेश्चन। नीट वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ओमेगा टाइम पीरियड के अलावा क्या क्वेश्चन बना सकता है, आसान क्वेश्चन, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अनस्टेबल कहाँ होगा। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है और मिड पॉइंट पे अगर आपने नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस कह रहा हूं मैं, एक्सिस के अलोंग मतलब लेफ्ट या राइट ले जाने पे हमें कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा हमारा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, बीच में पॉजिटिव रखें मिड पॉइंट पे, दोनों नेगेटिव है तो मिड पॉइंट पे नेगेटिव रख दें, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्सिस। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूरा भी सॉल्व करके मैं आपको डिराइव करके दिखा दिया कि ये एसएचएम का इक्वेशन है, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया है, ठीक है ना। अब कई बच्चे इसको डायमेंशनली वेरीफाई करके देख लेते हैं एग्जाम में, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज एसएचएम ऑफ चार्जेस। तो यहां पे अलोंग एक्सियल है, ऐसे ही इक्विटोरियल पे भी लग सकता है, पर इक्विटोरियल की कंडीशन बदल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं। तो तीसरा चार्ज आप कहां रख सकते हो, कोई भी चार्ज होगा आप कहां रख सकते हो, यहां पे। अब यहां पे इक्विलिब्रियम होगा। अब हम इक्विटोरियल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब है मैं चार्ज को ऊपर नीचे ले जा सकता हूं, लेफ्ट राइट नहीं। तो अगर आप इसको ऊपर ले गए, ठीक है ना, और अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो एक फोर्स लगेगा इधर, एक फोर्स लगेगा इधर, तो नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। और अगर आप इस चार्ज को नीचे की तरफ ले गए तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यानी कि इक्विलिब्रियम की तरफ नेट फोर्स तब लगेगा जब दो सेम पोलैरिटी के चार्ज के बीच में अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हो। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में नेगेटिव हो, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो बीच में एक पॉजिटिव हो। ऐसे केस में आप लोगों को इक्विलिब्रियम मिल सकता है ना। और कैसा इक्विलिब्रियम मिल सकता है, स्टेबल। तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब मिल सकता है, जब मेरे पास क्या हो, अगर मेरे दोनों चार्ज, यहां पे मैं इसको क्या बोल सकता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा इस केस में, अगर मेरे अपोजिट पोलैरिटी के बीच में सेम पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी के बीच, सेम पोलैरिटी के बीच में, सॉरी, सेम पोलैरिटी Q और Q सेम पोलैरिटी के बीच में अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हो। मान लो अगर ये +4 है, ये +4 है और ये -1 है, तो ये एसएचएम करेगा इस तरीके से। एसएचएम कर सकता है, ऑसिलेशन कर सकता है। कब कर सकता है, जब आप इसको छोटी हाइट दे दें y, यहां पे भी छोटी हाइट दे दें y, तो कर सकता है। और अनस्टेबल कब होगा,
ठीक है ना। यहाँ पे अनस्टेबल पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लो ये भी मेरा पॉजिटिव है, ये भी मेरा पॉजिटिव है, और अगर आप बीच में कहीं देखें, यहाँ पे मान लो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अगर ये चार्ज हल्का से आपने यहाँ डिस्प्लेस किया, मान लो y डिस्टेंस पे, तो एक फोर्स यहाँ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगेगा, तो दोनों फोर्सेस ऊपर लगेंगे, ये इसको इक्विलिब्रियम से अवे ले जाएंगे, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा। अगर आपने इस चार्ज को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, तो ये इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ये इसको अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम से क्या ले जाएंगे, अवे ले जाएंगे। और यहां पे अगर ये अपोजिट चार्ज होगा तो ये टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम ले जाएंगे, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम नेट फोर्स लगेगा। तो यानी कि यहां पे ऑसिलेशन होगा और वहां पे नहीं। यहां पे एसएचएम हो सकता है अगर वाई छोटा हो, अब हमें पूरा नहीं निकालने की जरूरत है, बट आप याद रख सकते हैं यहां पे भी एसएचएम हो सकता है अगर वाई छोटा हो, आप नेट फोर्स निकाल के कर सकते हैं, ठीक है ना। बट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कब हमारा स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। इस केस में स्टेबल होगा, चीजें पलट गई। अलोंग द एक्सियल में मैंने कहा था अगर दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो आपको यहां सेम पोलैरिटी का रखना है स्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए अपोजिट पोलैरिटी। अगर इन दोनों के बीच में अपोजिट पोलैरिटी आ गई तो अनस्टेबल, अगर क्यू नेगेटिव आ गया तो ये अनस्टेबल। यहाँ पे पॉजिटिव के बीच में क्यू पॉजिटिव आ गया तो स्टेबल। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ पे अलोंग इक्वेटोरियल है, यानी कि आप परपेंडिकुलरली मूव करा के देख रहे हो, तो दो पॉजिटिव के बीच में अगर नेगेटिव आ गया, आपने परपेंडिकुलरली मूव कराया तो स्टेबल। अगर आपने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया है, अगर आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और अगर आपने ऊपर नीचे मूव कराया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a charge capital Q is placed at each of the opposite corner of a square, a charge small q is placed at each of the other two corners। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्क्वायर मान लेते हैं जिसको कुछ नाम दे दो, A, B, C और D। इजी है, नाम दे दिया A, B, C, D। अब क्या बोल रहा है, दो कॉर्नर्स पे, मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया कैपिटल Q, तो दूसरे पे भी कॉर्नर पे है ना, यहाँ पे कैपिटल Q। बाकी दो कॉर्नर पे उसने बोला कितना चार्ज रख दो, स्मॉल क्यू, है ना, ये दोनों चार्ज रख दो स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू। तो सबसे पहले देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, है ना, ये बात तो तय है क्योंकि ये और ये सेम पोलैरिटी के हैं, ये दोनों सेम पोलैरिटी के, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि नेट फोर्स क्यू पे 0 होना चाहिए। किसी भी को भी उठा लो, आप इसको उठा लो या इसको उठा लो, उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सी वाले पे देख लेते हैं। तो अगर आप सी वाले पे देख रहे हो, आप सोचो अगर ये स्क्वायर है और इसकी एज लेंथ मैं ए ले लेता हूं, स्क्वायर की एज लेंथ ए ले लेने से क्या होगा, सारी साइड ए हो जाएंगी। तो डायगोनल का डिस्टेंस होता है a√2, जो डायगोनल का डिस्टेंस होता है वो a√2 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर, यानी फोर्स जो ए की वजह से लग रहा है वो ये होगा, है ना। तो आपको पता है ये दोनों तो रिपेल करेंगे, यहां लगेगा। अब इस पे नेट फोर्स 0 होना है, तो इन दोनों को मिलके इस पे फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ये अकेला इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, आपको पता है इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों ना होते तो इसकी वजह से ये चार्ज यहां चला जाता। तो अब इन दोनों को मिलके इसको रोकना है, इसको खींचना है पीछे, यानी कि ये दोनों चार्जेस मिलके इसको पीछे की तरफ फोर्स देंगे। कहने का मतलब यह है, ऑब्वियसली ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऊपर वाला इसको ऊपर खींचेगा, लेफ्ट वाला इसको इधर खींचेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां होगा। अगर आप इस फोर्स को F कह देंगे, इस फोर्स को F कह देंगे, तो ये फोर्स हो जाएगा F√2। तो ये जो इन दोनों के फोर्सेस हैं F√2, वो FA के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस वाले के फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब आप सबसे पहले F की बात करें, यहाँ पे F क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई A², है ना। और अगर आप FA की बात करें, A की वजह से कितना फोर्स लग रहा था इसके बीच में, वो होगा K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यहाँ पे हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस A√2 और इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा KQ² बाय 2A², ठीक है ना। और हमें पता है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट F√2, ये कैसे मिला, दो इक्वल फोर्सेस है 90 डिग्री पे लग रहे हैं, 2F cos θ/2 से आप निकाल सकते हैं, है ना। याद है ना, हमने देखा था अगर दो फोर्स हैं 2F cos 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2F cos 45 डिग्री, ये मेरा कितना हो जाएगा F/√2 इंटू 2, यानी कि F√2। तो वही हमने देखा, इसका रिजल्टेंट F√2 हो जाएगा, यानी कि हमें पता है अब F√2 किसके बराबर है, FA के बराबर है, तभी नेट फोर्स 0 होगा।
यानी कि F कितना है मेरा के क्यू कैपिटल Q बाई ए स्क्वायर इंटू रूट टू, और एफ ए कितना है मेरा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो निकालना है कैपिटल Q बाय स्मॉल q का, यानी कि ए क्यू से q कट गया और स्मॉल q को यहाँ ले जाओ, तो ये रूट टू आ जाएगा इंटू यहाँ 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो q बाय स्मॉल q। ठीक है ना, इस q को यहाँ डिवाइड कर दिया, 2 को इधर ले गया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टू रूट टू। और हमें पता है ये रेशियो नेगेटिव आएगा, क्यों ये रेशियो नेगेटिव क्यों आना चाहिए, अभी हमने देखा क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये आंसर आएगा। तो वो तो ऑप्शन सारे ही नेगेटिव दिए। अगला क्वेश्चन है, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज। तो उसने बोला है चार चार्जेस हैं, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू, तो चारों चार्जेस हमारे यहाँ पे इस तरीके से रखे हैं, तो इसने बोला है फोर चार्जेस इक्वल्स टू माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू, और यहाँ पे भी माइनस क्यू। यहाँ नाम दे देते हैं इसको कुछ ए बी सी और डी, आसान रहता है ना हमेशा नाम देना, इजी हो जाता है नाम देने से। अब क्या करना है, अब वो बोल रहा है ये चारों कॉर्नर पे थे एंड अ चार्ज क्यू इज एट दी सेंटर, सेंटर पे एक चार्ज रख देते हैं क्यू। आपको पता है ना डायगोनल कितना होता था, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, ये स्क्वायर है, अगर ये साइड मेरी ए है, ये मेरी ए है, ये मेरी ए है, तो डायगोनल होता है ए रूट टू। तो सेंटर क्या है, डायगोनल का आधा ही तो है ना, यानी कि अगर आपको ये दूरी देखनी पड़े तो ये होगा ए रूट टू बाई टू, यानी कि ये दूरी होगी ए बाई रूट टू। यहां से लेके यहां तक की दूरी ए बाई रूट टू, यहां से यहां तक ए बाई रूट टू, यहां से यहां तक हर जगह की ये दूरी ए बाई रूट टू होगी, ये भी आपको पता है। चलो ठीक है, डायगोनल्स के बीच का जो इंटरसेक्शन है, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट वही सेंटर होता है। अब वो बोल रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्यू की वैल्यू बताओ, यानी कि इक्विलिब्रियम सिस्टम का चाहिए ना, तो आप किसी भी कॉर्नर वाले चार्ज को उठा लो, मान लो इसको उठा लो, इस पे नेट फोर्स देख लो, इस पे नेट फोर्स देख लो। अब आप देखो ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों भी रिपेल करेंगे, इस पे पहले सारे फोर्सेस देख लेता हूं। सेंटर पे भी एक चार्ज रखा है आपने क्यू, अभी इसको भूल जाओ, पहले इसकी वजह से देखो, एक फोर्स यहां लगेगा, ये किसकी वजह से लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एक फोर्स यहां लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, है ना, एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा, तीसरा फोर्स ये हो गया, ये इसकी वजह से लिख रहे हैं हम फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये दोनों फोर्सेस तो बराबर होंगे, FCD और FCB बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, B से C की दूरी और D से C की दूरी बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बराबर है। इसकी दूरी अलग है, ए रूट टू है, इसलिए इसको मैंने F नहीं लिखा है, ठीक है ना। आप जानते हैं यहाँ पे F सिंपली हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बट अगर आप इसकी बात करें, इसको आप F डैश कह सकते हैं, F डैश भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, रिपल्शन ही कर रहे होंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है ए रूट टू और उसका स्क्वायर, तो देखा जाए ये K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये F बाई टू आ जाएगा, यानी कि ये भी हम लिख सकते हैं F की टर्म में F बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक फोर्स F राइट साइड, एक फोर्स यहाँ F, एक फोर्स यहाँ, ये F बाई टू, ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये नेगेटिव ही हो सकता है, यानी कि चार्ज नेगेटिव ही होगा तभी ये ऊपर खींचेगा। तो आप इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लो, इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लो, वो इस नेगेटिव चार्ज वाले फोर्स की वजह से, यानी कि मैं इसको F डबल डैश कहता हूं, इसके बराबर होगा। तो आप पहले इन तीनों का रिजल्टेंट देख लो, सबसे आसान है, देखो ये F है, ये F है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F और F बराबर है, F रूट टू, और इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर आप इस C वाले चार्ज की बात करो, एक फोर्स यहाँ F लग रहा था, एक यहाँ F लग रहा था, आप इन दोनों F को हटा के कह सकते हो यहाँ F रूट टू लगेगा, मतलब इन दोनों चार्जेस, इन दोनों फोर्सेस की जगह मैं लिख सकता हूं इस डायरेक्शन में F रूट टू, और ऑलरेडी यहाँ F बाई टू भी था, तो F रूट टू डिवाइडेड बाय F बाई टू, ठीक है ना। तो ये जो टोटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो हो गया F बाई टू प्लस F रूट टू, और इन दोनों के बीच का फोर्स जो हो गया F डबल डैश, वो इसके बराबर होगा, यानी कि F डबल डैश इसी के बराबर होगा F बाई टू प्लस F रूट टू, ठीक है। और कितना फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, F डबल डैश अगर मैं ध्यान से देखूं, F डबल डैश को हम यहां लिख देते हैं K स्मॉल q कैपिटल Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है A बाई रूट टू का स्क्वायर, यानी कि इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2K Q कैपिटल Q,
ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसको लिखोगे 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर, ये बन गया मेरा। ठीक है ना, अब इनको इक्वेट करना है हम लोगों को, सो इसको इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा f डबल डैश f बाई 2 प्लस f रूट 2 के इक्वल है, f को कॉमन ले लो, 1/2 प्लस रूट 2, है ना। तो अब इक्वेट कर दो f। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, f डबल डैश की जगह यहाँ डाल दें 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और यहाँ f की जगह उसकी वैल्यू डाल दे। f की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 2। तो आप देखो k से k कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक क्यू है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे राइट साइड क्यू बचेगा। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्मॉल क्यू आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड कर दो, तो ये आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 1/2 प्लस रूट 2। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो q डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस, यहाँ पे इन्होंने जस्ट एलसीएम मोड ले लिया है। ठीक है ना, अगर आप इसका एलसीएम मोड ले लो, यहाँ से इसका एलसीएम अगर आप ले लोगे तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 4, 2 और रूट 2 का 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2। पर ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि मैंने कहा था ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस क्यू बाई 4 1 प्लस 2 रूट 2। तो आप देख सकते हो माइनस क्यू बाई 4 1 प्लस 2 रूट 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। एक बार रिकैप कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, हमने अपना पहले डायग्राम बना लिया है, ABCD हमने अपना स्क्वायर ले लिया है। हम देख सकते हैं B से C पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसको हमने F मान लिया, D से C की तरफ लगेगा F, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, F रूट 2 इधर आएगा। अच्छा, ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, वो राइट साइड लगाएगा इधर, वो सॉरी अलोंग द डायगोनल लगाएगा नीचे, तो टोटल फोर्स हो गया F/2 प्लस F रूट 2। ये F/2 कैसे आया, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है a रूट 2, तो मैंने दिखा दिया था f मेरा ये है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, f डैश मेरा के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 का स्क्वायर है, यानी कि F/2 है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में F/2 प्लस F रूट 2 हो गया। पर अगर आप यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये इसको नीचे जाने से रोक सकता है, ये इसको ऊपर खींचेगा। किस फोर्स से, F डबल डैश से। ये F डबल डैश निकाला, इन दोनों के बीच की दूरी हम जानते हैं a बाई रूट 2 है, क्योंकि टोटल डायगोनल a रूट 2 होता है, ये उसका आधा है, तो ये फोर्स F डबल डैश हो जाएगा, ये इसको ऊपर खींचेगा। मैंने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, F डबल डैश को इससे इक्वेट कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कैलकुलेशन किया, ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड लिया, इसलिए नेगेटिव साइन आपको दिख नहीं रहा, वो बाद में लगाना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव भी लिख सकते थे बट वो गलत हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ही होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है चार्ज्ड पेंडुलम। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से चर्चा करेंगे, जस्ट मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं जहां आपको दो चार्जेस इस तरीके से दे दे, यानी कि पेंडुलम, दो पेंडुलम दे दे, एक पेंडुलम ये रहा, एक पेंडुलम ये रहा, इस पे भी चार्ज Q और इस पे भी चार्ज दे दे Q, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर ग्रेविटी है तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, इस पे भी नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, दोनों पे mg लग रहा होगा, और ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल भी कर रहे होंगे, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। मैं मान लेता हूं जैसे कि इन्होंने यहाँ डिस्टेंस लिया है r, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। यहाँ पे आपका कुछ एंगल बन रहा होगा, ये एंगल आप ले सकते हो थीटा, यहाँ से भी एंगल ले सकते हो थीटा। अगर आप लेंथ ऑफ पेंडुलम को यहाँ पे l ले रहे हो तो ये भी l हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस मेरा r/2 और ये हाइपोटेन्यूज l, यानी कि आप यहाँ ट्राइंगल देखो, यहाँ ट्राइंगल में ये साइड बन गई r/2, ये बन गया l, और ये एंगल बन गया थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बना l/2 और हाइपोटेन्यूज बन गई आपकी l। तो आप देख सकते हो साइन थीटा को r/2l लिख सकते हो। और अगर आप टेन थीटा की बात करो तो टेन थीटा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है यहाँ फोर्स लग रहा है F, यहाँ लग रहा है mg, तो ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ टेन थीटा देख सकते हो, टेन थीटा हो जाएगा आपका F डिवाइडेड बाय mg। ठीक है ना, तो ये पेंडुलम में होगा। बट अगर मान लो ग्रेविटी ना हो, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो, तो नीचे ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं होगा, ये एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे आ जाएंगे, यानी कि ये जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जा सकते हैं अगर ग्रेविटी ना हो। ग्रेविटी है इसलिए यहाँ पे एंगल थीटा मिल रहा है। अगर आप जी को 0 डाल दो तो टेन थीटा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी थीटा वो यहाँ पे अगर आपने जी को कितना डाल दिया, 0 डाल दिया, तो आप देख सकते हो अगर आपने यहाँ इसको 0 डाल दिया तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो 2 थीटा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि थीटा मेरा 90 आ जाएगा ना, अगर आपने जी को 0 डाल दिया, टेन थीटा इन्फिनिटी, थीटा 90 डिग्री, यानी कि ये 90 और ये 90, तो दोनों पेंडुलम के बीच का एंगल 180 होगा। यहां पेंडुलम के बीच का एंगल थीटा नहीं है, 2 थीटा है, याद रखें। ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चार्ज पेंडुलम से हम रिलेटेड क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस एक सवाल यहाँ पे जरूर दिखा देता हूं, ठीक है ना। अभी हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना एट योर होम। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अपने घर पे एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक बार हिंट जरूर दे दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पे अगर हम थीटा को बहुत छोटा लें तो हम साइन थीटा को टेन थीटा ले सकते हैं, और मैंने आपको पीछे साइन थीटा टेन थीटा दोनों बता दिया, आप इनको इक्वेट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सो विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को जस्ट ट्राई करेंगे, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो आज थ्रू आउट हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, आज हम लोगों ने थोड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हैं। आज मेजरली हमने इक्विलिब्रियम सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कशन किया है। ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं दोबारा से वेक्टर्स की तरफ लेके जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ग्रेविटेशन में भी कुछ इस तरीके की कैलकुलेशंस आएंगी। सबसे पहले सुपरपोजिशन मैंने बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कैसे वेक्टर्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो। लाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, उन पे फोर्सेस किस तरीके से लगेंगे। फिर हम लोगों ने कुछ सवाल किए, एंड देन वी डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड फिर हम लोगों ने कुछ सवाल किए, कब इक्विलिब्रियम होगा, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या करना है, लाइक चार्जेस के बीच में क्या करना है, क्या है हम शॉर्टकट बना सकते हैं। एक्सियल पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कशन किया, एंड लास्ट में हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं घर से, आप लोग होमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले डीपीपी को अटेम्प्ट करें। डीपीपी 1 अपलोड हो गई होगी, आप इसको अटेम्प्ट करें, प्लस मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 को आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम हो सके, ठीक है ना। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, जितने आप क्वेश्चन डीपीपी के कर सकें अच्छी बात है, नहीं तो आप सॉल्यूशंस को ध्यान से देखें, और मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस आपसे बन जाएं आप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है। जो नीट से रेलिवेंट है वही सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इधर उधर की चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। तो अगर आप फोकस कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, तो इस टाइम पे आप एनसीईआरटी प्लस डीपीपी कर ले, इनफ है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, आप लोगों के नीट के एग्जाम के लिए इनफ है, आप एनसीईआरटी और मॉड्यूल को देखते रहे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब चर्चा करेंगे इसके आगे की। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।